कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक दूसरे प्लेनेट से गोकू नाम के बच्चे को अर्थ पे भेजा गया था ताकि वो इसको डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन वो यहाँ पे मौज मस्ती करते हुए एक वाटरफॉल में गिर गया था जिससे उसकी याददाश्त पूरी तरीके से मिट गई। और ऐसी हालत में ये गोहन नाम के एक आदमी को मिला जिसके बाद वो इसे पालने लग गया। और ग्रैंडपा गोहन के जाने के बाद गोकू अकेला ही पहाड़ों में रहने लग गया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अब गोकू को भूख लगती है तो वो फिशिंग करने के लिए चला जाता है। इसके पास एक टेल भी है जिससे ये फिशिंग करता है और अब इसने काफी बड़ी फिश को भी पकड़ लिया था। अब घर जाते समय गोकू को सामने से एक काफी बड़ी चीज आते हुए दिखती है। क्योंकि गोकू को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता तो उसे ऐसा लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है। अब गोकू उस कार को उठा के फेंकने ही वाला था तभी अचानक उसमें से एक लड़की निकलती है और गोकू को इसे देखकर भी ऐसा लगता है शायद ये भी एक मॉन्स्टर है क्योंकि उसने आज तक अपने ग्रैंडपा के अलावा और किसी को नहीं देखा था। अब ये लड़की उसे बताने लगती है, हे मेरा नाम बुल्मा है और मैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। अब गोकू को पता लगता है कि ये एक दूसरा जेंडर है यानी कि ये एक लड़की है और इसके ग्रैंडपा ने इस जेंडर के बारे में इसे बताया था। जिसके बाद गोकू अब इसकी टेल चेक करने लगता है और उसे ऐसा लग रहा था शायद लड़कियों को टेल ग्रो करने में टाइम लगता होगा। और बुल्मा कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी टेल नहीं होती। और गोकू को याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे सिखाया था कि लड़कियों से अच्छे से बात करते हैं। तो गोकू बुल्मा को अपने घर पे इनवाइट करता है, हे चलो हम इस फिश को साथ में खाएंगे। और बुल्मा उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो जिस चीज को ढूंढने के लिए आई थी वो चीज आ गई थी। अब ये लोग घर जाते हुए एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। गोकू घर आकर देखता है उसके पास एक बॉल है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रही है और ये बॉल उसके ग्रैंडपा ने उसे दी थी तो इसलिए ये इसे ही ग्रैंडपा मानता है। और उसे ऐसा लगता है कि उसके ग्रैंडपा उससे बात करने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन गोकू को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो बुल्मा से पूछता है, हे बुल्मा क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि मेरे ग्रैंडपा क्या कहना चाहते हैं। और जब बुल्मा उस ड्रैगन बॉल को देखती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, हे बेवकूफ ये तुम्हारी ग्रैंडपा नहीं है, ये एक ड्रैगन बॉल है और ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। और वो कहता है, हाँ मुझे भी पता है ये मेरे ग्रैंडपा नहीं है लेकिन ये उनकी आखिरी निशानी है और इसे ही मैं अपने ग्रैंडपा मानता हूँ। अब बुल्मा गोकू को ये दिखाती है कि उसके पास और भी 2 ड्रैगन बॉल है। जब भी ये ड्रैगन बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो ये ग्लो करने लगती हैं। फिर हमें पिलफ नाम के एक 1.5 फुटिया को दिखाया जाता है जो कि हमेशा एक एम्परर बनने का सपना देखता है और इसलिए ये भी ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा है और आज इसे एक ड्रैगन बॉल मिल भी गई है। और ये 1.5 फुटिया जल्दी से जाके उससे विश मांगने लगता है। उसके असिस्टेंट उसे ये बताती है, अरे सर आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसे इससे विश नहीं मांग सकते, इससे विश मांगने के लिए आपको 6 और ड्रैगन बॉल चाहिए होंगी और आपको सभी 7 ड्रैगन बॉल को एक साथ रखकर सैनरोन को समन करना होगा जिससे आसमान में पूरी तरीके से अंधेरा हो जाएगा और इन ड्रैगन बॉल में से काफी तेज रोशनी निकलेगी और उसमें से निकलेगा शैनरोन ड्रैगन जो कि आपकी एक इच्छा पूरी करेगा और आपकी वो इच्छा पूरी होने के बाद वो ड्रैगन वहाँ से चले जाएगा और ये 7 की 7 ड्रैगन बॉल पूरी दुनिया में अलग अलग बिखर जाएंगी। और अगर आपको दोबारा विश मांगनी है तो 1 साल बाद फिर से आपको ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करना होगा ताकि आप उनसे विश मांग सको। और यहाँ पे बुल्मा के दिमाग में शैतानी चल रही होती है। वो ये सोच रही थी वो किसी तरह गोकू को बहलाकर उससे ये ड्रैगन बॉल ले लेगी और जब उसके पास 7 की 7 ड्रैगन बॉल हो जाएंगी तो वो शैनरोन से एक काफी हैंडसम बॉयफ्रेंड मांगेगी। लेकिन भाई गोकू उसे ये बॉल नहीं देना चाहता क्योंकि ये बॉल उसके ग्रैंडपा की आखिरी निशानी है। अब बुल्मा गोकू को एक ऑफर देती है, हे गोकू क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें इस एडवेंचर पे काफी ज्यादा मजा आएगा और हाँ तुम्हारे ग्रैंडपा को भी इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और वैसे भी तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें वापस मिल ही जाएंगे। और गोकू भी भाई इस पे मान जाता है। अब गोकू बुल्मा से ये पूछता है, वैसे हम बाकी के ड्रैगन बॉल को ढूंढेंगे कैसे, वो तो दुनिया में कहीं भी हो सकती है। अब बुल्मा उसे वो ट्रैकर दिखाती है, ये ड्रैगन बॉल रेडार है, इसकी मदद से हम ड्रैगन बॉल को ढूंढ सकते हैं जैसे मैंने तुम्हारी वाली ढूंढी। हम ड्रैगन बॉल से निकलने वाली एनर्जी से उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब बुल्मा ने डिवाइस में न्यू ड्रैगन बॉल को टारगेट कर दिया था तो चलो अब ढूंढते हैं अगली ड्रैगन बॉल। अब इनके पास जाने के लिए कोई भी व्हीकल नहीं था क्योंकि गोकू ने बुल्मा की कार को मॉन्स्टर समझ के पहले ही तोड़ दिया था। लेकिन लकीली बुल्मा के पास बहुत सारी कैप्सूल थी और एक कैप्सूल को हवा में फेंकते ही यहाँ पे एक बाइक आ जाती है बिल्कुल जादू की तरह। और गोकू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था, हे ये यहाँ पर कैसे आया, तुम पक्का एक चुड़ैल हो। गोकू तुम ज्यादा बकवास मत करो, अभी हमें काफी दूर जाना है तो चलो जल्दी से बैठ जाओ। अब थोड़ी आगे जाने के बाद बुल्मा गोकू से ये कहती है, तुम यहीं पे रुकना, मैं अभी फ्रेश होकर आ रही हूँ। और थोड़ी देर बाद गोकू को बुल्मा की चिल्लाने की आवाज आती है। वो जाके देखता है एक ड्रैगन ने बुल्मा को पकड़ लिया है और वो बुल्मा को लेकर जा रहा था। क्योंकि गोकू उड़ नहीं सकता तो वो बाइक से ही उस ड्रैगन का पीछा करने लगता है लेकिन वो इसका यूज करके भी ड्रैगन तक नहीं पहुंच पाता। तभी उसे याद आता है उसके पास एक स्टिक भी है जो कि काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। छड़ी हो जा बड़ी और वो नीचे से ही उस
ड्रैगन पर अटैक करता है और बुल्मा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी और इसकी मदद से गोकू ने बुल्मा को बचा लिया था। लेकिन बुल्मा अभी भी एक पेड़ पे फंसी हुई थी। हे गोकू, जल्दी से मुझे बचाओ, फिर हम आगे चलेंगे। अब बुल्मा को बचाने के बाद ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। अब ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते रात हो गई थी। अब बुल्मा यहीं पे स्टे करने का डिसाइड करती है। गोकू उसे पहले ही कह देता है, हे तुम दोबारा से वो चुड़ैल वाला मैजिक मत करना। लेकिन बुल्मा उसकी कहाँ सुनने वाली थी। वो एक कैप्सूल निकालकर सामने फेंकती है और यहाँ पर एक घर आ जाता है। गोकू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था। ये क्या हो रहा है? कभी ये घर निकाल रही है, कभी ये कार। और बुल्मा गोकू के बेकार बेकार सवाल सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो नोटिस करती है कि गोकू के अंदर से काफी ज्यादा स्मेल आ रही है, तो वो उसे नहाने के लिए भेज देती है। और जब वो बाथरूम में जाती है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी कि गोकू की टेल असली है और वो उसी का इस्तेमाल करके नहा रहा होता है। और ये बुल्मा के लिए काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि बुल्मा को पहले ऐसा लग रहा था कि गोकू की टेल नकली है। लेकिन वो सोचती है शायद लड़कों के पास टेल होती है और वो इसे छुपा के रखते हैं, और गोकू ऐसा नहीं करता। अब इन दोनों के नहाने के बाद ये आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं। लेकिन गोकू के लिए ये खाना बिल्कुल नया था, क्योंकि वो पहाड़ों पर शिकार करके ही खाना खाया करता था और आज वाला खाना गोकू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर अब एक शिकार करेगा। फिर हम 1.5 फुटिया पिलॉफ को देखते हैं, जो कि एक डेजर्ट किंग है, लेकिन असल में ये एक फटीचर है। इसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए ये एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर कोई भी नहीं आता सिवाय कीड़े मकोड़ों के। अब उसका एक डॉगी असिस्टेंट उसे आके बताता है, मुझे माफ कर देना, मैं ड्रैगन बॉल खोजने में नाकामयाब रहा। पिलॉफ ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस डॉगी को काफी बड़ी सजा देने वाला होता है। तभी उसकी दूसरी असिस्टेंट उसे आके ये बताती है, सर हमने जंगल में काफी चमकदार रोशनी देखी है और हो सकता है वो एक ड्रैगन बॉल हो। ये सुनने के बाद पिलॉफ के मन में कुछ कुछ होने लगता है। हाँ, तुम दोनों जल्दी जाओ और जाके जल्दी से वो ड्रैगन बॉल लेके आओ। अब ये दोनों असिस्टेंट वहाँ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हम गोकू को देखते हैं, जो कि इनके एयरप्लेन को देखकर ये सोच रहा होता है, अरे वाह, ये तो काफी बड़ी चिड़िया है और रात को उड़ रही है, चलो मुझे इसका पीछा करना चाहिए, ये खाने में काफी अच्छी होगी। अब ये दोनों असिस्टेंट उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ से वो काफी तेज रोशनी आ रही थी। अब गोकू अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है, छड़ी हो जा बड़ी, और वो एक ही किक में इस प्लेन को क्रैश कर देता है। जिसके बाद उसे पता लगता है दरअसल ये एक चिड़िया नहीं थी बल्कि एक प्लेन था, और इस प्लेन को यहीं पे छोड़ के 1.5 फुटिया की टीम ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें ये पता लगता है दरअसल ये रोशनी ड्रैगन बॉल की नहीं बल्कि भेड़ियों की थी, और वो इन्हें घेर लेते हैं और ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ से बच बचा के भागते हैं। तभी हम देखते हैं गोकू वहाँ पर पहुँच जाता है। ये भेड़िए उस पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन गोकू अकेला ही इन भेड़ियों की बैंड बजा देता है और एक भेड़िए को वो पकड़ के अपने साथ ले आया था और अब वो इसे मस्त पका के खाने लगता है। और गोकू को ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही शिकार करके खाता है। लेकिन ये देखकर बुल्मा के दिमाग की सटकने लगती है। अब गोकू जाके आराम से सो जाता है, लेकिन बुल्मा उस पर चिल्लाने लगती है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये घर मेरा है और तुम्हें नीचे सोना पड़ेगा। और भाई गोकू भी चुपचाप नीचे सो जाता है। अब सुबह उसकी आंख खुलती है और वो सोचता है थोड़ा और सो लिया जाए, और वो बुल्मा के ऊपर जाके सो जाता है और उसे अब थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। तो वो एकदम चिल्लाते हुए कहता है, बुल्मा तुम्हारे बॉल्स चोरी हो गए हैं। अब बुल्मा जल्दी से उठ गई थी और वो जाते ही ड्रैगन बॉल्स को चेक करती है, लेकिन ड्रैगन बॉल्स यहीं पे थी। जिसके बाद वो गोकू को काफी ज्यादा डांटती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि गोकू किन बॉल्स की बात कर रहा है। अब खा पी के गोकू बिल्कुल तैयार हो गया था, लेकिन बुल्मा अभी भी अपने बाल बना रही थी। तो गोकू डिसाइड करता है कि अब वो बाहर जाके थोड़ी सी ट्रेनिंग करेगा। अब बाहर आने के बाद गोकू बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ने लगता है और ये उसके लिए बच्चों का काम था। तभी अचानक वो एक बड़े से पत्थर को उठाता है और वो उसे तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसे पता लगता है ये एक पत्थर नहीं है बल्कि टर्टल है। हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो टर्टल कहता है, अरे मुझसे सवाल जवाब बाद में करना, पहले मुझे तुम नमक वाला पानी पिला दो। अब गोकू बाल्टी भर के उसे पानी पिलाता है, जिसके बाद ये टर्टल उसे ये बताता है, दरअसल मैं खो गया हूँ, प्लीज मुझे समुद्र तक पहुँचा दो। और गोकू इस पे मान जाता है। बुल्मा ये कहती है, नहीं नहीं हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, समुद्र यहाँ से 100 मील दूर है। लेकिन गोकू उसकी नहीं सुनता और वो कछुए को पीठ पे उठाकर वहाँ से निकल जाता है। अब बुल्मा यहाँ पे अकेली रह गई थी और उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी मॉन्स्टर आ सकता है। तो वो अपनी बाइक उठाकर उनके पीछे निकल जाती है।
अब ये आराम से आगे जा रहे थे, तभी अचानक इनके सामने काफी बड़ा भालू आ जाता है और वो गोकू से कहता है, हे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे आज काफी ज्यादा भूख लगी है और जो तुम्हारे पास टर्टल है ये मुझे दे दो। लेकिन गोकू ऐसा करने से मना करता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इसके साथ मैं तुम लोगों को भी खा जाऊंगा। अब बुल्मा गोकू पे गुस्सा होने लगती है, गोकू ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से इस टर्टल को भालू को दो वरना ये हमें भी खा जाएगा। लेकिन गोकू उस भालू से कहता है, हे मोटी भालू, अगर तुम में दम है तो आओ मुझसे ये ले लो। जिसके बाद ये भालू गोकू पर काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है, लेकिन गोकू काफी आसानी से इनसे बच रहा था और वो लास्ट में एक ही पंच में इस भालू को धूल चटा देता है। अब गोकू उस टर्टल से पूछता है, हे टर्टल, जरा मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें भी खाया जा सकता है? अरे नहीं नहीं, हमें नहीं खाया जा सकता, हमें तो सिर्फ बुरे लोग खाते हैं, अच्छे लोग तो हमेशा टर्टल की मदद करते हैं। ओह तो अच्छा, इसीलिए वो मॉन्स्टर तुम्हें खाने की फिराक में था। अब ये लोग समुद्र के पास आ गए थे। गोकू समुद्र को देखकर काफी ज्यादा शौक था क्योंकि वो पहली बार समुद्र को देख रहा था। अब टर्टल जाने से पहले ये कहता है, गोकू मेरे पास तुम्हारे लिए एक इनाम है और उसके लिए तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और गोकू यहाँ पे खेलने लगता है और थोड़ा टाइम बीतने के बाद वो ये नोटिस करते हैं कि समुद्र के अंदर से कोई आ रहा है और इस टर्टल पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो कि इसका मास्टर है। और ये बूढ़ा आदमी इन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देता है, हे दोस्तों, तो तुम कैसे हो? मेरा नाम है रोशी और मैं इस टर्टल का मास्टर हूँ, तो बताओ तुम्हारी हेल्प किसने की थी? और वो टर्टल गोकू का नाम लेता है। अब मास्टर रोशी खुश होकर गोकू को एक मैजिक कारपेट देने वाले थे, लेकिन उनके बुलाने पर वो यहाँ पर नहीं आता और बुल्मा सोचती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये तो बस कहानी है। और वो टर्टल अपने मास्टर को बताता है, दरअसल आपने वो कारपेट धोने के लिए दिया है। अब मास्टर रोशी ये सोचते हैं, इस बच्ची को कुछ न कुछ तो गिफ्ट देना होगा, क्या मैं इसे वो क्लाउड दे दूं? और वो यहाँ पे फ्लाइंग निम्बस को बुलाते हैं जो कि एक उड़ने वाला बादल था और इस पर सिर्फ वही इंसान बैठ सकता है जिसका दिल साफ हो। अब मास्टर रोशी इस पे बैठ के दिखाते हैं, लेकिन वो खुद नीचे गिर जाते हैं, यानी कि जिसका दिल साफ नहीं होगा ये क्लाउड उसे नीचे गिरा देगा। और अब बुल्मा इस पे बैठने का ट्राई करती है, लेकिन वो भी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद अब गोकू जैसे इस पे बैठता है, फ्लाइंग निम्बस इसे अपने ऊपर बिठा लेता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। फ्लाइंग निम्बस ने गोकू को एक्सेप्ट कर लिया है और वो इस पे बैठकर एक राइड के लिए निकल जाता है और ये काफी तेजी से उड़ रहा था। अब बुल्मा यहाँ पर ये सोच रही होती है, मास्टर रोशी के पास काफी अलग अलग चीजें हैं, तो मुझे भी एक गिफ्ट मिलना चाहिए। लेकिन टर्टल अपने मास्टर से कहता है, इस लड़की ने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की, तो इसे कोई भी गिफ्ट मत देना। और बुल्मा यहाँ पे गुस्सा हो जाती है, हे टर्टल, तुम्हें नहीं पता कि मैंने ही गोकू को यहाँ पे आने का रास्ता बताया, वरना उस गोकू को समुद्र के बारे में भी नहीं पता था। मास्टर रोशी ये कहते हैं, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो ठीक है तुम बाद में आना। तभी बुल्मा की नजर उसके लॉकेट पे जाती है और ये एक ड्रैगन बॉल थी। अब किसी भी तरीके से मुझे ये ड्रैगन बॉल लेनी ही होगी। और मास्टर रोशी ये कहते हैं, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। और जब बुल्मा को ये पता लगता है कि मास्टर रोशी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन ड्रैगन बॉल पाने के लिए वो ये काम भी कर देती है। अब ये देखकर मास्टर रोशी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, जिसके बाद वो बुल्मा को ड्रैगन बॉल भी दे देते हैं। और इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये बुड्ढा एक नंबर का ठरकी है। अब गोकू भी यहाँ पर आ गया था और बुल्मा उसे ये कहती है, देखो गोकू, मास्टर रोशी ने मुझे ये ड्रैगन बॉल दी। गोकू पूछता है, अरे ये कितने स्टार वाले ग्रैंडपा हैं? हे बेवकूफ, ये कोई ग्रैंडपा नहीं है, ये एक ड्रैगन बॉल है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और मास्टर रोशी भी जाते हुए ये कह रहे थे, आज का दिन तो काफी ज्यादा अमेजिंग था, काश मेरे सारे दिन ऐसे ही हो। फिर हम दोबारा से उस 1.5 फुटिया डॉन को देखते हैं, जिसे अब ये इन्फॉर्मेशन मिली है, एक और ड्रैगन बॉल एक आइलैंड पे है जो कि कामे हाउस में है और ये 1.5 फुटिया अपने साथियों के साथ जाने का डिसाइड करता है। और जाते जाते इन्हें ये पता लगता है इस आइलैंड पे सिर्फ एक ही घर है और वो ही कामे हाउस है। और ये लोग उस घर में जाके सारी छानबीन करने लगते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पे कोई भी ड्रैगन बॉल नहीं मिलती। अब ये 1.5 फुटिया एक क्रोकोडाइल को पकड़ के पूछता है, ए मगरमच्छ के बच्चे, बता इस घर का मालिक कहाँ पर है? तुम्हारा मतलब मास्टर रोशी, देखो वो तुम्हारे सामने है। और वो अपने टर्टल पे बैठ के घर की तरफ ही आ रहे थे। दरअसल ये मास्टर रोशी का ही घर है और ये 1.5 फुटिया उनसे ये पूछता है, ओए बुढ़ाऊ, बताओ वो ड्रैगन बॉल कहाँ पर है? और मास्टर रोशी को ये समझ नहीं आता कि ये किस बॉल की बात कर रहे हैं और वो बताने लगता है, वो छोटा सा होता है, गोल गोल, उस पे कुछ स्टार बने होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग नंबर। अब ये सुनकर मास्टर रोशी को याद आता है, अरे हाँ, वो बॉल तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक सुंदर सी लड़की को दिया है। ये सुनकर 1.5 फुटिया काफी ज्यादा गुस्सा होता है, ये तुमने क्या किया, बताओ उसका एड्रेस कहाँ पर है? वो कहते हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो वो किस तरफ गई है? हाँ, ये भी मुझे नहीं पता। चलो छोड़ो, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा, बस तुम्हें मेरे प्लेन को थोड़ा सा पुश करना होगा।
अब मास्टर रोशी उसके प्लेन को धक्का देने के साथ साथ उसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं। तेरी भैंस की टेंट, अब देखता हूँ तो सुंदर लड़की को कैसे ढूंढता है। अब ये 1.5 फुटिया अपने प्लेन को शिप में कन्वर्ट कर लेता है और जैसे जैसे ये आगे जा रहे थे इनकी शिप में पानी बढ़ने लगता है और ये लोग वहीं पर डूब जाते हैं। अब गोकू और बुल्मा भी अपने घर वापस आ गए थे और इन्हें ये ड्रैगन बॉल काफी आसानी से मिल गया है। तो बुल्मा यहाँ पे रेस्ट करने का सोचती है और जब ये फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है उसे पता लगता है कि उसने नीचे कुछ नहीं पहना था और उस ठरकी बुड्ढे ने सारा कुछ देख लिया है और इसके पीछे कहीं न कहीं गोकू का हाथ था, क्योंकि सुबह सुबह उसने जो किया ये सारा कुछ उसी की वजह से हुआ। अब बुल्मा को समझ आता है तभी वो बुड्ढा इतना ज्यादा खुश हो रहा था और इसलिए उस बुड्ढे ने खुशी खुशी वो ड्रैगन बॉल हमें दे दी। अब गोकू और बुल्मा अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक ड्रैगन बॉल यहाँ पे ग्लो करने लगता है और इनको ये पता लग गया था कि दूसरा ड्रैगन बॉल आसपास हो सकता है। जिसके बाद ये लोग एक विलेज में पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। ये लोग यहाँ पे आवाज लगा के भी ट्राई करते हैं लेकिन कोई भी यहाँ पे बाहर नहीं आता। गोकू की सुनने की पावर काफी ज्यादा तेज थी तो वो इस चीज का पता लगा लेता है इस विलेज में लोग तो हैं लेकिन वो बाहर आना नहीं चाह रहे। अब गोकू फिर से यहाँ पे आवाज लगाने लगता है, हे कोई है यहाँ पर? तुम लोग तो ऐसे छुप रहे हो जैसे बाहर कोई मॉन्स्टर हो। और बुल्मा कहती है हमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहिए, हमें ड्रैगन बॉल ढूंढ के जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। अब गोकू एक घर के पास जाके दरवाजे को नॉक करने लगता है, हे हमें पता है तुम लोग अंदर हो, प्लीज दरवाजा खोल दो। लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करता। जब गोकू दरवाजा तोड़ के अंदर जाने लगता है तभी अचानक एक बंदा उस पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। लेकिन ये बंदा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था कि गोकू को कुछ नहीं हुआ, बस उसके सर पर एक छोटा सा अंडा फूल गया है और ये गोकू को कोई और समझ रहा था। तभी इसने उस पर अटैक किया। प्लीज मिस्टर उलोंग मुझे माफ कर दीजिए। गोकू कहता है, हे मैं उलोंग नहीं हूँ। और ये बंदा समझ गया था कि ये उलोंग नहीं बल्कि कोई और है और अब वो गोकू को बताने लगता है दरअसल उलोंग नाम के एक मॉन्स्टर ने हमारे गांव में काफी ज्यादा आतंक मचाया हुआ है। वो जब भी हमारे गांव में आता है हर बार अलग ही रूप में आता है और एक एक करके हमारी बच्चियों को उठाकर लेके जा रहा है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हर बार वो एक नया मॉन्स्टर बन के आता है। और बुल्मा इस पे कहती है, अरे इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, गोकू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये आपका काम कर देगा, लेकिन बदले में हमें आपकी एक हेल्प चाहिए। हम ऐसी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे हैं और शायद वो आपके ही गाँव में किसी घर में है। ये बंदा इस ड्रैगन बॉल को पहली बार देख रहा था और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी यहाँ पे एक बुढ़िया ये कहती है, दरअसल वो ड्रैगन बॉल मेरे पास है और वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि ये हमारे बड़ों की अमानत है। बुल्मा कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका काम कर देंगे और अगर हमने उस मॉन्स्टर को यहाँ से भगा दिया तो क्या आप ये ड्रैगन बॉल हमें दे देंगी? और वो बुढ़िया ये कहती है, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन बुढ़िया इनकी बात मान जाती है। बुल्मा कहती है, बस आप अपना वादा मत भूलना, हम उसे हरा कर रहेंगे। अब बुल्मा ने यहाँ पे एक काफी बढ़िया प्लान बनाया होता है और उसने गोकू को उस लड़की के कपड़े पहना दिए थे जिसे वो मॉन्स्टर लेने आने वाला है। और गोकू को ये ड्रेस काफी ज्यादा अजीब लग रही थी लेकिन वो इसे एडजस्ट कर लेता है क्योंकि इसके बदले उन्हें ड्रैगन बॉल भी मिलने वाली है। तभी अचानक गाँव में भगदड़ मचने लगती है और ये मॉन्स्टर यहाँ पर पहुँच गया था जो की सूट वूट पहनकर पूरी तैयारी में आया था। अब बुल्मा जल्दी से गोकू को बाहर करती है और उसे प्लान के हिसाब से सारा काम करने के लिए कहती है। लेकिन भाई गोकू को बहुत तेज से सुसु आ रहा था और वो यहाँ पे सारा कुछ संभालने की ट्राई करता है। अब ये मॉन्स्टर उसे वही लड़की समझ रहा होता है और इसे उसका चेहरा दिखाने के लिए कहता है, लेकिन गोकू बार बार बात को घुमा रहा था। मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि शायद ये मेरा ऐसा रूप देख कर डर रही है तो इसलिए वो एक इंसान का रूप ले लेता है। लेकिन भाई इसका इंसानी रूप देखकर बुल्मा यहाँ पे पिघल जाती है और वो बाहर आकर कहती है, मिस्टर उलोंग क्या आप मुझे लेकर जा सकते हो? मैं खुशी खुशी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी उलोंग की नजर गोकू पे जाती है जो कि पेड़ के साइड में सुसु कर रहा था। ये देखकर उलोंग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे भाई ये लड़की होके ऐसे सुसु कैसे कर सकती है? और तभी अचानक उलोंग को कुछ होने लगता है और वो भागकर विलेज से निकल जाता है। जिसके बाद गोकू भी उसका पीछा करने लगता है लेकिन जब वो बाहर पहुँचता है उसे वो कहीं नहीं दिखता। जिसके बाद गोकू एक पिगी से ये पता करने लगता है, ए सुनो मिस्टर पिगी, क्या तुमने उलोंग नाम के एक बड़े से मॉन्स्टर को देखा है? और ये गोकू को बताता है कि वो इधर गया है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये पिगी ही उलोंग है जो कि 5 मिनट के लिए किसी का भी रूप ले सकता है और यही उसकी पावर है। अब गोकू उस तरफ चेक करके आ गया था लेकिन उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक उलोंग दूसरे रूप में आकर गोकू पे अटैक कर देता है। जिसके बाद गोकू भी अब उससे फाइट करने के लिए तैयार था लेकिन भाई उलोंग यहाँ पे नौटंकी करने लगता है और वो गोकू से पूछता है, हे बच्चे क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो? हाँ मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे ग्रैंडपा मार्शल आर्ट के मास्टर थे। और वो गोकू के
के सामने 2-3 ईंटें रख के पूछता है, तो क्या तुम इन्हें तोड़ सकते हो? हाँ, मैं काफी आसानी से इन्हें एक ही उंगली से तोड़ दूंगा। और जब गोकू ऐसा करता है तो ओलोंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब ओलोंग को समझ आ गया था कि गोकू सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इससे नहीं जीत पाएगा। भले ही ओलोंग की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन उसके अंदर पावर उस पिग की ही रहती है। अब ओलोंग एक बैट में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद गोकू भी फ्लाइंग निम्बस को यहाँ पे बुला लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब ओलोंग आगे आ गया था और उसे ऐसा लगता है कि गोकू अब उसे नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए वो अपनी रफ्तार को धीरे कर देता है। लेकिन गोकू उसके पीछे ही था। ये देखकर वो अपने आप को रॉकेट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फ्लाइंग निम्बस की भी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, तो गोकू उसके पास काफी तेजी से पहुंच जाता है और अब वो ओलोंग को पकड़ के गांव में ले आया था। सबके पता करने के बाद ओलोंग सबको ये बता देता है कि उसने सारी ही लड़कियों को अपने घर पे रखा हुआ है। और जब ये लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो सारी लड़कियाँ सही सलामत थी और इसने किसी भी लड़की को हर्ट नहीं किया होता। ये बस ऐसे ही शौक के लिए इन्हें खट्टा कर रहा था। और अब इस बुढ़िया ने भी वो ड्रैगन बॉल बुल्मा को दे दी थी। अब ये लोग ओलोंग के साथ अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। बुल्मा ये कह रही थी, अब ओलोंग भी हमारे साथ आ गया है और इसके ट्रांसफॉर्म होने वाली पावर हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। और जैसे ही ओलोंग को पता लगता है कि अगली डेस्टिनेशन फायर माउंटेन है, वो मछली बनके पानी में कूद जाता है। अब गोकू भी उसे ढूंढने के लिए पानी में चला जाता है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाता। तभी बुल्मा यहाँ पे एक ट्रिक लगाती है और वो ओलोंग को पकड़ लेती है। अब बुल्मा ओलोंग को एक प्रोटीन वाली गोली देती है जिससे ये अच्छा फील करेगा। गोकू भी कहता है, अरे क्या ओलोंग को, और मैं क्या खाऊंगा? बुल्मा उससे माफी मांगती है, मुझे माफ करना गोकू, मेरे पास ये सिर्फ एक ही थी। अब पानी के बीच में इनकी बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो बुल्मा ओलोंग को एक चप्पू बना देती है और उसका यूज करके ये किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी बुल्मा नोटिस करती है कि उसके डायनो कैप्सूल गायब है और वो ओलोंग पे चिल्लाने लगती है, ओलोंग ये तुम्हारा ही काम है, बताओ वो कैप्सूल कहाँ गए? लेकिन भाई वो यहाँ से भागने का ट्राई करता है। तभी बुल्मा पीगी पीगी चिल्लाने लगती है और ओलोंग का पेट खराब हो जाता है। दरअसल बुल्मा ने उसे जो प्रोटीन की टैबलेट दी होती है वो एक तरह की स्पेशल टैबलेट थी और जब भी ये पीगी पीगी चिल्लाएंगे तो ओलोंग का पेट खराब हो जाएगा और इससे ये इसे भागने से रोक सकते हैं। अब आगे जाने के लिए गोकू ने अपने फ्लाइंग निम्बस को बुला लिया था और बुल्मा ओलोंग को बुला के उसे एक बाइक में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है, लेकिन वो एक स्कूटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बुल्मा जैसे ही उस पर बैठती है वो एकदम से पिचक जाता है। ये मोटी लड़की, भले ही मैं किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ लेकिन मेरी पावर नहीं बढ़ती। अब ये लोग चलते चलते डेजर्ट में पहुँच गए थे जहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी थी और इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं गोकू को अब बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है और यहाँ पर आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और बुल्मा तो बेहोश होकर यहीं पे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि दूर से इन पर कोई नजर रख रहा है और ये एक नीली बिल्ली थी जो कि अपने मालिक से कहती है, हे मालिक, हमें 2 शिकार मिल गए हैं, चलो चल के उन्हें पकड़ते हैं। और इसके मालिक का नाम था यामचा, जो कि अपनी बाइक पे बैठकर उनकी तरफ निकल जाता है और वो इनके पास आकर कहता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है और अगर तुम्हें जिंदा यहाँ से जाना है तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं और डायनो कैप्सूल्स हैं वो सारे खाली कर दो। ओलोंग देखता है इसके साथ जो कैट है उसका नाम पुआर है जो कि स्कूल में इसी के साथ थी और ये कैट भी उसे पहचान जाती है। हे बदमाश पिग, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम स्कूल में भी काफी ज्यादा बदमाशी किया करते थे। लेकिन गोकू से कहता है, हे हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। यामचो को ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू उससे फाइट नहीं करना चाहता था लेकिन ओलोंग उसे भड़का देता है, हे गोकू, अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो ये हमें मार देगा, तो तुम्हें इससे फाइट करनी होगी। अब गोकू भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। यामचा ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी। गोकू अपने पावर पोल से उस पर अटैक करता है। यामचा ये देखकर काफी ज्यादा शौक था कि इस बच्चे के पास ये छड़ी कैसे आई। हे बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा अगर तुम ये छड़ी मुझे दे दो। लेकिन गोकू उसे साफ मना कर देता है, मैं ये छड़ी तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये छड़ी मुझे मेरे ग्रैंडपा गोहान ने दी थी। और यामचा समझ जाता है जरूर ये मास्टर गोहान का ही स्टूडेंट होगा। जिसके बाद यामचा गोकू पे अपने पावरफुल मूव वुल्फ फैंग फिस्ट से अटैक करता है और गोकू इस अटैक से काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद ओलोंग मक्खी बन के यहाँ से भागने का ट्राई करता है लेकिन पुआर पानी बन के उसे असली शेप में ले आती है। ओलोंग को ऐसा लगता है कि शायद गोकू अब मर चुका है तो वो डर के यामचा को डायनो कैप दे देता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू फिर से उड़ गया है और यामचा जैसे उस पर अटैक करता है तो यहाँ बुल्मा उस अटैक की आवाज से उड़ जाती है। अब यामचा उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि लड़कियों को देखकर इसकी काफी ज्यादा फटने लगती है और ये दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। और बुल्मा ये कहती है, आखिरकार वो हैंडसम लड़का कौन था? अब यामचा अपने हाइड आउट में पहुँच के ये कहता
है मुझे कुछ भी करके वो ड्रैगन बॉल ढूंढनी ही होगी ताकि मैं लड़कियों से डरना छोड़ सकूं। और पुआर ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होती है कि ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने के बाद इसकी ये विश रहेगी, जबकि ये काफी कुछ मांग सकता है जैसे कि दौलत, शोहरत और बहुत सारी चीजें। अब शाम हो गई थी। ऊलोंग के पास जो कैप्सूल बची थी उसका यूज करके वो यहाँ पे एक डबल डिकर बस निकालता है और बुल्मा भी काफी ज्यादा थक गई थी तो वो इसलिए नहाने के लिए चली जाती है। वहीं नीचे ऊलोंग गोकू से ये पूछ रहा था, हे जो तुम ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे हो आखिरकार उससे क्या किया जा सकता है। गोकू नादान था तो वो उसे सारा कुछ बताने लगता है। बाहर हम शू और माई को देखते हैं जो कि पील ऑफ के अंडर कवर एजेंट है। वो इनकी बस में एक बॉम्ब लगाने के लिए आए थे ताकि इसके बाद ये इनसे ड्रैगन बॉल चुरा सके। शू जब बॉम्ब लगाने जाता है वो खुद उसके हाथ पे चिपक जाता है। वहीं यामचा और पुआर भी इनसे बदला लेने के लिए आए थे और वो लोग इस बात को सुन लेते हैं कि ड्रैगन बॉल से क्या क्या किया जा सकता है और जिन लोगों से ये बदला लेने आए हैं उन लोगों के पास पहले ही कुछ ड्रैगन बॉल्स हैं। लेकिन तभी यामचा कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसे काफी बड़ा झटका लगता है और वो दुम दबा के यहाँ से भाग लेता है। अब बुल्मा बाहर आ गई थी और वो ऊलोंग से पूछती है, हे मेरे कपड़े कहाँ हैं? और वो कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मेरे पास कोई नए कपड़े भी नहीं है। अब ऊलोंग उन्हें जूस पिलाने लगता है। लो दोस्तों तुम जूस पियो, तुम काफी ज्यादा थक गए होंगे। गोकू को तो ये जूस काफी ज्यादा अजीब लगता है। हे ये तो काफी ज्यादा बेकार है। अरे पियो पियो, तुम्हारी सेहत के लिए ये अच्छा होगा। दरअसल इस पिग ने इस जूस में कुछ मिलाया होता है जिससे ये लोग गहरी नींद में सो जाएंगे। अब बुल्मा ऊपर जाके सो गई थी तो ऊलोंग अब ड्रैगन बॉल चुराने के लिए बुल्मा के पास जाता है। तभी हम यामचा और उसकी कैट को देखते हैं और ये लोग भी यहाँ पे ड्रैगन बॉल चुराने आए थे। अब उसकी कैट गोकू में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ऊलोंग ऐसा लगता है कि गोकू अब उड़ चुका है। अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो वो जल्दी से बुल्मा को छुपा देता है और खुद बुल्मा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि एक बोनी बुल्मा थी। अब ये दोनों ही नकली कैरेक्टर एक दूसरे के सामने थे। गोकू बुल्मा से ये पूछता है, हे ऊलोंग कहाँ पर है? और बुल्मा कहती है, मुझे लगता है वो यहाँ से भाग गया। गोकू कहता है, तो चलो हमें उसे ढूंढना चाहिए। अब यामचा के पास काफी अच्छा मौका था कि वो इनके पास जाके ड्रैगन बॉल चुरा सके, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है जिससे दोबारा इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और ये फिर से यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे शू और माई ने सक्सेसफुली इनकी बस के नीचे बॉम्ब लगा दिया था। अब बुल्मा भी अपनी नींद से उठ गई थी। अब ऊलोंग बुल्मा को ये बताता है, कल रात यामचा और उसकी शरारती बिल्ली ने हम लोगों पे अटैक किया था जिसके बाद वो यहाँ से भाग गया। बुल्मा ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। अगर वो तुम्हें दोबारा दिखे तो प्लीज मुझे जरूर बताना। अब यामचा भी यहाँ पर पहुँच गया था और वो एक रॉकेट लॉन्चर से इनकी बस पे अटैक कर देता है, लेकिन निशाना चूक जाने की वजह से बस को ज्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन बुल्मा यहाँ पे बेहोश हो गई थी। अब गोकू बाहर आ गया था। हे तुम्हें क्या चाहिए? यामचा कहता है, लगता है तुम पिछली बार की पिटाई भूल गए हो। नहीं मुझे वो याद है और मैं उस टाइम भूखा था, लेकिन अभी मेरा पेट भरा हुआ है और मैं तुम्हें देख लूंगा। और गोकू उसके एक जोरदार पंच मारता है जिससे यामचा का गाल काफी ज्यादा सूज जाता है। ये तुमने क्या किया? ऐसे तो मैं कभी भी डेट पे नहीं जा पाऊंगा। मतलब भाई ये डेट पे तो जाना चाहता है लेकिन लड़कियों से इसकी काफी ज्यादा फटती है। जिसके बाद गोकू बुल्मा को लेके एक विलेज की तरफ निकल जाता है। वहीं पील ऑफ के असिस्टेंट अब बस के पास आए होते हैं। अरे ये बॉम्ब टाइमर से पहले कैसे फट गया? शायद ये चाइनीज कंपनी का होगा। जिसके बाद ये ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए अब बस के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी अचानक ये बॉम्ब फट जाता है क्योंकि भाई इस बॉम्ब ने अपना काम सही से किया और ये बस तो यामचा के अटैक से फटी थी। फिर हम यामचा को देखते हैं जो कि अब ये डिसाइड करता है कि पहले वो इन लोगों को सारी ड्रैगन बॉल ढूंढने देगा और उसके बाद खुद जाकर इनसे वो छीन लेगा। इससे उसे एक साथ सारी ड्रैगन बॉल्स मिल जाएंगी और उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इसलिए यामचा उनकी मदद करता है और उन्हें एक कार वाला कैप्सूल दे देता है और इन लोगों को ऐसा लगता है कि यामचा अब सुधर गया है और वो एक अच्छा बंदा है और ये लोग विलेज की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम पील ऑफ के नमूनों को देखते हैं जो कि पैदल चल के कासल की तरफ जा रहे थे क्योंकि इनकी कार वहाँ पे ब्लास्ट हो चुकी है तो इनके पास जाने के लिए कोई भी व्हीकल नहीं था। और पील ऑफ इन्हें देखकर कहता है, ओ तो तुम इस बार भी फेल हो गए, कोई बात नहीं, आओ बैठो, खाओ पियो और मौज मारो। और इन लोगों को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। क्यों बदतमीजो, कैसा लगा मेरा मजाक? अब तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी। और वो अपने कासल में लगे हुए एक डिवाइस की मदद से इन लोगों को बिजली के झटके देने लगता है और ये लोग इन झटकों से भुन रहे थे। वहीं पील ऑफ भी थोड़े से झटके खा लेता है क्योंकि आखिरकार है तो ये सारे नमूने ही। अब गोकू अपने साथियों के साथ फायर माउंटेन तक पहुंचने वाला था और ऊलोंग को फायर माउंटेन के बारे में सारा कुछ पता था। ये पहले तो उन्हें वहां जाने से मना करता है
और फिर वो उन्हें बताने लगता है दरअसल हमें सिर्फ वहाँ पे आग से नहीं बचना बल्कि वहाँ के राजा से भी बचना है जिसका नाम ऑप्स किंग है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। हर कोई उसके पास जाने से डरता है और इस माउंटेन पे जो आग जल रही है वो कभी भी बुझती नहीं है। और जैसे कि हमें पता है कि यमचा ने ही इन्हें ये व्हीकल दिया था तो वो भी इन्हें ट्रैक करते हुए इनके पीछे आ गया था। लेकिन उसे रास्ते में एक छोटी सी लड़की दिखती है जिसके पीछे डायनासोर पड़ा हुआ था। लेकिन तभी अचानक ये लड़की अपने हेलमेट की मदद से उस डायनासोर का काम तमाम कर देती है और जब वो यामचा को देखती है उसे ये दुश्मन लगता है तो वो भी उस पर अटैक करने वाली थी। लेकिन यामचा उस पर अटैक करके उसे वहीं पे बेहोश कर देता है जिसके बाद ये गोकू और उसके साथियों का पीछा करने लगता है। वहीं हम गोकू और उसके साथियों को देखते हैं जो कि फायर माउंटेन के पास पहुंच गए थे और गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस के ऊपर बैठकर यहाँ पे ड्रैगन बॉल ढूंढने लगता है। लेकिन इस माउंटेन पे इतनी ज्यादा आग लगी हुई थी कि गोकू अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाता है और इस बीच उसकी टेल भी जल गई थी। अब ये सारी आवाजें सुनकर ऑक्स किंग यहाँ पर पहुँच गया था। हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरा ट्रेजर लूटने तो नहीं आए? और उसे देखकर बुल्मा और ओलोंग की काफी ज्यादा फट रही थी और वो उसे मना कर रहे थे। लेकिन तभी गोकू भी यहाँ पर पहुँच जाता है। हे मैंने सारा कुछ ट्राई कर लिया लेकिन फिर भी मैं इस कासल में नहीं जा पाया। अब ये सुनकर ऑक्स किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो तुम लोग यहाँ पर मेरा खजाना लूटने आए हो और ऊपर से तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद वो उन लोगों पे अटैक कर देता है। ऑक्स किंग काफी ज्यादा बड़ा था और भारी भी, इसलिए उसके अटैक करने की रफ्तार काफी धीरे थी और गोकू इसी चीज का फायदा उठाकर उसके सारे ही अटैक से बच रहा था और गोकू भी उस पे काफी सारे अटैक करता है। लेकिन ऑक्स किंग को इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो गोकू से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी गोकू अपने एक्सटेंड पावर पोल का इस्तेमाल करता है। ये देखकर ऑक्स किंग काफी ज्यादा शॉक होता है। हे तुम्हारे पास ये क्या कर रहा है? और गोकू से बताता है दरअसल ये मेरे ग्रैंडपा ने मुझे दिया था। जरा एक मिनट, क्या तुम मास्टर गोहान के पोते हो? जिस पर गोकू हाँ में जवाब देता है। अब ये सुनकर ऑक्स किंग काफी ज्यादा खुश होता है। अरे हाँ मुझे याद है एक बार मेरी फाइट तुम्हारे ग्रैंडपा से हुई थी और उन्होंने उस फाइट के दौरान इसी छड़ी का इस्तेमाल किया था और वैसे उस टाइम हम काफी अच्छे दोस्त थे और मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग किया करते थे। जरा एक मिनट, तुम्हारे पास जो ये क्लाउड है ये तो मास्टर रोशी का है। और गोकू उसे बताने लगता है हाँ ये फ्लाइंग निम्बस है और मास्टर रोशी ने ये मुझे दिया है क्योंकि मैंने उनके टर्टल की मदद की थी। ऑक्स किंग अब ये समझ गया था कि गोकू काफी अच्छा इंसान है क्योंकि ये फ्लाइंग निम्बस उसी को अपने ऊपर बिठाता है जिसका दिल साफ होता है। जिसके बाद ऑक्स किंग गोकू के सामने एक ऑफर रखता है। देखो बच्चे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मास्टर रोशी के पास जाओ। उनके पास एक फैन है जिससे इस माउंटेन की आग बुझ सकती है। अगर तुम वो मुझे लाके दे देते हो तो मैं भी तुम्हें वो चीज दे दूंगा जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। अब गोकू उसे एक ड्रैगन बॉल दिखाता है। देखो मैं ऐसी ही ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने इसे देखा है? ऑक्स किंग कहता है हाँ ऐसी ड्रैगन बॉल मेरे खजाने में होनी चाहिए। जिसके बाद गोकू मास्टर रोशी के पास जाने लगता है लेकिन ऑक्स किंग उसे रुकाता हुआ कहता है हे क्या तुम मेरी एक और छोटी सी हेल्प कर सकते हो? देखो ये मेरी बेटी चीची है, मैंने इसे कुछ दिन पहले मास्टर रोशी के पास भेजा था लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कहीं खो गई है। तो अब तुम मास्टर रोशी के पास जा रहे हो तो प्लीज अगर तुम्हें मेरी बेटी मिले तो उसे भी अपने साथ ले आना। अगर तुम इस काम में कामयाब रहे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करा दूंगा। अब गोकू को ये नहीं पता था कि शादी क्या होती है तो गोकू इस पे ओके बोल देता है। अब यामचा दूर से ये सारा कुछ देख रहा था और उसकी काफी ज्यादा फटने लगती है क्योंकि यामचा ने इसी की बेटी को अभी थोड़ी देर पहले बेहोश किया था। जिसके बाद वो दौड़कर दोबारा से उसके पास जाता है और वो चीची के पास आकर कहता है हे मुझे माफ कर देना, तुम मुझे काफी अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तभी अचानक वो आसमान में गोकू को देख लेता है और एकदम से 9-2-11 हो जाता है। अब गोकू उसे ढूंढता हुआ नीचे आ गया था। हे जरा सुनो, क्या तुम्हारा नाम ही चीची है? दरअसल मुझे तुम्हारे डैड ने भेजा है और मैं मास्टर रोशी के पास जा रहा हूँ ताकि मैं वो अनोखा पंखा ला सकूं जिससे इस माउंटेन की सारी आग बुझ जाए। और चीची इसे देखकर काफी खुश होती है और वो इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी और फ्लाइंग निम्बस ने भी इसे अपने ऊपर बिठा लिया था, यानी कि चीची का दिल भी काफी ज्यादा साफ है। और चीची फ्लाइंग निम्बस पे चढ़ते हुए गोकू की टेल पकड़ लेती है और तभी अचानक गोकू नीचे गिर जाता है। पता नहीं क्यों जब भी कोई मेरी टेल पकड़ता है तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाती है। और यामचा दूर से ये सारा कुछ सुन रहा होता है। तो ठीक है, अब मुझे इसकी वीकनेस का पता लग गया है। एक बार इन लोगों के पास सातों की सातों ड्रैगन बॉल आ जाए फिर मैं इनसे आसानी से वो छीन सकता हूँ। और अब गोकू मास्टर रोशी को ढूंढने के लिए निकल गया था और रास्ते में वो सभी से मास्टर रोशी का भी पता करता है और ऐसे ही ढूंढते हुए उसे कामे हाउस मिल जाता है जो कि मास्टर रोशी का ही घर था। अब गोकू मास्टर रोशी के पास पहुंच गया था। हे मास्टर रोशी, आप कैसे हैं? ओ गोकू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
और ये तुम्हारी दोस्त को क्या हुआ? जब हम पहले मिले थे तो ये काफी बड़ी थी। अरे नहीं नहीं, ये वो नहीं है, उसका नाम बुल्मा था और ये ऑक्स किंग की बेटी चीची है। दरअसल हम आपके पास वो जादुई पंखा लेने आए हैं क्योंकि ऑक्स किंग के महल में आग लग गई है और ऑक्स किंग ने कहा है वही पंखा उस महल की आग बुझा सकता है, तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए क्योंकि उसी के महल में हमारी नेक्स्ट ड्रैगन बॉल है। और भाई चीची मास्टर रोशी पे अटैक करके चेक करती है कि ये सच में मास्टर रोशी है भी या फिर नहीं, और ये कंफर्म होने के बाद अब मास्टर रोशी उन्हें वो फैन देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन वो गोकू को कहते हैं मैं तुम्हें वो बेंजो फैन दे तो दूंगा लेकिन तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। और जब मास्टर रोशी उसे ढूंढते हैं तो उन्हें पता लगता है उन्होंने पहले ही उस फैन को किसी को गिफ्ट कर दिया है और ये सुनकर चीची काफी ज्यादा रोने लगती है। मास्टर रोशी कहते हैं अरे तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उस आग को बुझा दूंगा। अब गोकू उनसे ये कहता है अरे लेकिन अब तो फ्लाइंग निम्बस पे नहीं बैठ सकती, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? अरे गोकू तुम मेरी चिंता मत करो, हे कैमलार चलो चले। अब उनका टर्टल एक उड़ने वाला टर्टल बन गया था, जिसके बाद गोकू ऑक्स किंग के पास पहुंचकर उसे सारा कुछ बता देता है। मुझे माफ करना, मुझे वो पंखा नहीं मिला, लेकिन मास्टर रोशी खुद यहाँ पे इस आग को बुझाने आ रहे हैं। ये सुनकर ऑक्स किंग काफी ज्यादा शॉक होता है, आखिरकार मास्टर रोशी मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और वो यहाँ पे पहुँचने के बाद ऑक्स किंग को काफी ज्यादा सुनाते हैं तुम काफी बड़े बेवकूफ हो, तुमने अपने खजाने के चक्कर में इन लोगों को मुसीबत में फंसा दिया। और ऑक्स किंग उनसे माफी मांगने लगता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी हेल्प कीजिए इस आग को बुझाने में। अब मास्टर रोशी उसकी हेल्प करने के लिए मान गए थे और वो अपने कपड़े यहाँ पे उतार देते हैं। अब सारे ये देखकर काफी शौक थे, अरे ये लकड़ी जैसा इंसान इनकी हेल्प कैसे करेगा? तभी अचानक वो अपनी बॉडी को पंप कर लेते हैं और काफी ज्यादा मस्कुलर बन जाते हैं। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और यामचा जो कि पीछे छुपा हुआ था वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक था और उसे समझ आ गया था कि अभी तक जितनी भी लेजेंडरी टेक्निक बनी हुई है मास्टर रोशी उन सभी को एक साथ यूज कर रहे हैं। और अभी जो ये यहाँ पे अटैक करने वाले हैं ये इनका अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक मूव है, जिसका नाम है कामेहामेहा, जो कि कई सारी टेक्निक से मिलकर बना है और ये आपकी बॉडी की सारी एनर्जी को बाहर रिलीज करने में मदद करता है। अब मास्टर रोशी जैसी अपनी पावरफुल अटैक से यहाँ पे अटैक करते हैं, यहाँ की आग तो बुझ जाती है लेकिन साथ ही साथ ये माउंटेन और कासल दोनों ही उड़ जाते हैं। ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब ऑक्स किंग उनके पास आकर उन्हें शुक्रिया अदा करता है उनकी हेल्प करने के लिए और ये कहते हैं आप कासल की टेंशन मत लीजिए, हम इसे दोबारा से बना लेंगे। वहीं बुल्मा अपने रेडार की मदद से अब वो ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए चली गई थी और गोकू मास्टर रोशी का ये अटैक देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और उसे भी अब वो अटैक सीखना है। लेकिन मास्टर रोशी उसे साफ मना कर देते हैं, हे बच्चे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है क्योंकि इसे सीखने में मुझे 50 साल लग गए, ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। लेकिन भाई गोकू कहाँ मानने वाला था, वो खुद इन साइंस को कॉपी करता है और इस अटैक को करने की कोशिश करता है और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर मास्टर रोशी काफी ज्यादा शौक थे, इस बच्चे ने इतनी जल्दी ये कैसे सीख लिया। गोकू को ये अटैक काफी ज्यादा छोटा लग रहा था लेकिन मास्टर रोशी के हिसाब से ये काफी ज्यादा पावरफुल था। हाँ इसके ऐसे करने में कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये गोहान का पोता जो है। अब मास्टर रोशी गोकू के पास जाकर कहते हैं गोकू तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हारी ग्रैंडपा की तरह ही तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और गोकू कहता है अरे वाह ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात होगी, मुझे भी उनसे ट्रेनिंग मिल रही है जिसने मेरे ग्रैंडपा को ट्रेन किया, लेकिन अभी मुझे ड्रैगन बॉल ढूंढनी है और जब मैं उन्हें ढूंढ लूंगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा ये ट्रेनिंग करने के लिए। और अब इन लोगों को अपने सफर में आगे जाना था तो ऑक्स किंग उन्हें अपना एक व्हीकल दे देता है ताकि ये अपने सफर को कंटिन्यू कर सके और ये बाय बोलकर अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। अब ये अगले ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल गए थे लेकिन थोड़ी दूर जाते ही इनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए इसे भरवाने के लिए एक विलेज की तरफ चले जाते हैं और यामचा भी उनका पीछा करते हुए इस सिटी में पहुंच गया था। अब इन लोगों के यहाँ पे पहुंचने के बाद गोकू ये नोटिस करता है कि सभी लोग बुल्मा से काफी ज्यादा डर रहे हैं। अब ये बात गोकू बुल्मा को भी बताता है लेकिन वो इसे ये कहते हुए टाल देती है, ओ गोकू इन लोगों ने आज तक मेरी जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी होगी। और पेट्रोल भरवाने के बाद अब ये कैप्सूल लेने के लिए चली गई थी और जब ये शॉप में जाती है तो वो बंदा इसे फ्री में ही डायनो कैप्सूल दे देता है और वो इससे काफी ज्यादा डर रहा था। बुल्मा भी ये नोटिस करती है कि ये बंदे आखिरकार उससे डर क्यों रहे हैं और ऊपर से ये इससे पैसे भी नहीं ले रहे। अब बुल्मा अपने लिए नए कपड़े लेने के लिए आ गई थी और उसे यहाँ पे पता लगता है कि ये लोग उससे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उसने अपने सर पर रैबिट वाला हेड बैंड पहना होता है और शॉप का ओनर बुल्मा को ये बताता है दरअसल यहाँ पर रैबिट
मॉन्स्टर नाम की एक टीम है जिसने हमारे लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया हुआ है और इसी वजह से लोग तुम्हें भी उनका साथी समझ रहे थे। और ओनर को अब पता लग गया था कि बुल्मा उनकी टीम की नहीं है और वो इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देता है। ऐसा मजाक कभी मत करना, निकल जाओ यहाँ से। अब रैबिट मॉन्स्टर की टीम के लोग यहाँ पर आ गए थे और वो लोगों को मारते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं और उनसे पैसे छीन रहे थे। तभी एक बंदे की नजर बुल्मा पे जाती है और वो अपने साथी को भी अपने साथ बुला लेता है। हे जरा देखो वो लड़की कितनी सुंदर है। अब ये लोग बुल्मा को छेड़ने लगते हैं। वहीं गोकू अपना बर्गर खा रहा था और जैसे ही वो अपने बर्गर को खत्म करता है, सबसे पहले वो एक बंदे के यहाँ पे पंच मारता है और दूसरे बंदे के एक्सटेंड पोल रखकर उसे एक्सटेंड कर देता है। ये देखकर उलोंग की काफी ज्यादा फट जाती है और वो यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब ये दोनों बंदे जल्दी से अपने बॉस को इन्फॉर्म कर देते हैं और यहाँ के बारे में सारी चीजें बता देते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और थोड़ी देर बाद उनका बॉस भी यहाँ पर पहुँच जाता है और इस कार में से एक रैबिट मास्टर निकलता है। गोकू बुल्मा इसे काफी ज्यादा लाइट में ले रहे थे। अरे ये रैबिट से दिखने वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और यामचा को इसे देखकर कुछ तो अजीब लगता है क्योंकि उसने इसे कहीं न कहीं देखा है। अब ये रैबिट मास्टर बुल्मा के पास जाकर उससे हाथ मिलाता है। गोकू को ऐसा लगता है कि ये उनसे दोस्ती करने वाला है, लेकिन तभी अचानक यामचा को ये याद आ जाता है, अरे ये तो एक रैबिट मास्टर है और इसकी खासियत ये है कि ये जिससे भी हाथ मिलाता है उसे ये एक गाजर बना देता है। और बुल्मा यहाँ पे उससे हाथ नहीं मिलाती लेकिन उसके हाथ पे मार देती है और रैबिट मास्टर कहता है, अरे यही तो मैं चाहता था। और वो उसे एक गाजर में बदल देता है और गोकू से पूछता है, हे बच्चे क्या तुम इसे खाना चाहोगे। जिसके बाद ये रैबिट मास्टर अपने लोगों को बुलाकर गोकू को पिटवाने लगता है क्योंकि बुल्मा इस रैबिट के पास थी इसलिए गोकू यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। अब यामचा ये सोच रहा होता है, अगर ये लोग यहाँ पर मारे गए तो हम ड्रैगन बॉल कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए वो अपनी कैट को ऑर्डर देता है कि वो एक बर्ड बन के उससे वो कैरेट छीन ले। अब इसकी कैट एक बर्ड बन के उस रैबिट से वो गाजर छीन लेती है और यामचा लड़ाई में कूदकर गोकू को बचा लेता है क्योंकि अब बुल्मा इस रैबिट के हाथ से निकल गई है तो गोकू अपनी पूरी पावर दिखा सकता है। अब ये रैबिट मास्टर उस बर्ड का पीछा करने लगता है लेकिन गोकू बुल्मा को पकड़ लेता है। जिसके बाद यामचा की कैट अपने आप को रैबिट मास्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है जिससे इस रैबिट की भी काफी ज्यादा फटने लगती है। इसे ये डर था कहीं इसके पास उसी के जैसी पावर तो नहीं आ गई क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो खुद एक गाजर बन जाएगा। तभी गोकू अपने एक्सटेंड पोल उसके सिर पर दे मारता है और इस रैबिट की सिट्टी बिट्टी गुल कर देता है और वो उससे कहता है, हे जल्दी से बुल्मा को ठीक करो वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दूंगा। इस रैबिट की काफी ज्यादा फटी हुई थी तो ये बुल्मा को ठीक कर देता है लेकिन गोकू इसे यहाँ भी नहीं छोड़ता। वो अपने एक्सटेंड पोल का इस्तेमाल करता है और इन लोगों को पकड़ के चांद पे छोड़ आता है। अब ये किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब बुल्मा ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि यामचा ने उसकी जान बचाई। यामचा की कैट उसे ये बता रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि बुल्मा तुम्हें काफी ज्यादा लाइक करती है। और वो कहता है, अरे तो क्या हुआ, तुम्हें पता तो है मेरी लड़कियों से काफी ज्यादा फटती है। और इन लोगों ने फिर से अब उलोंग को पकड़ लिया था और ये लोग अब अपने सफर पे निकल गए थे। इधर पिलॉफ माई पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। हे तुम जल्दी से इस ड्रैगन बॉल रेडार को ठीक करो नहीं तो मैं तुम्हें इन मगरमच्छ को खिला दूंगा। और माई कहती है, किंग पिलॉफ आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं तब तक आप कुछ खा लीजिए। अब ये रेडार ठीक हो गई थी और इन्हें आसपास एक ड्रैगन बॉल का सिग्नल भी मिल रहा था। शू उसे ढूंढने के लिए जाता है और उसे एक ड्रैगन बॉल मिल भी जाती है। पिलॉफ उसकी एक रखता है, अभी झोपड़ी के ये तो हमारी ही ड्रैगन बॉल है। माइक कहती है, देखिए ये हमारा रोबोटिक क्रो है, ये अब जाके गोकू पर नजर रखेगा क्योंकि उसी के पास 6 की 6 ड्रैगन बॉल है और जैसे हमें मौका मिलेगा हम उनसे वो छीन लेंगे। अब माई शू को ऑर्डर देती है, हे डोगी जल्दी से अपने रोबोटिक आर्मर को पहन के जाओ और उन लोगों पे अटैक कर दो। अब उलोंग यहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक देता है और वो बुल्मा से कहता है, हे तुम्हें अपनी विश बदलनी होगी क्योंकि हम सारे मिलकर ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे हैं। तुम्हें अपनी विश को चेंज करना होगा, तुम्हें ऐसी विश मांगनी होगी जिसमें हम सबका फायदा हो। जिसके बाद ये दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी दूर खड़ा हुआ शू इन लोगों पे अटैक कर देता है और बुल्मा के पास आकर उसका केस छीन लेता है जिसमें ड्रैगन बॉल्स थी और वो इन्हें लेकर यहाँ से निकल गया था। अब गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस की मदद से उसका पीछा करने लगता है। वहीं शू बीच में अपने आर्मर को छोड़कर अपने प्लेन की मदद से यहाँ से निकल जाता है। गोकू को रास्ते में उसका आर्मर मिलता है। गोकू को लगता है कि ये एक इंसान है जिसने इनकी ड्रैगन बॉल छीनी है तो गोकू इससे फाइट करने लगता है लेकिन तभी अचानक ये रोबोट नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये मर चुका है और गोकू वापस बुल्मा के पास पहुंच जाता है। अब बुल्मा को जैसे ही पता लगता है कि गोकू को वो ड्रैगन बॉल नहीं मिली तो ये लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और बुल्मा को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। गोकू कहता है, हे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास ग्रैंडपा अभी भी हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा वो 4 स्टार वाली ड्रैगन बॉल को अपने ग्रैंडपा बताता है। ये सुनकर बुल्मा काफी ज्यादा
ज्यादा खुश होती है। गोकू, ये तुमने काफी अच्छा किया। अब उनके पास 6 ड्रैगन बॉल है और वो इस आखिरी ड्रैगन बॉल के बिना अपनी विश नहीं मांग पाएंगे। अब ये सब देखकर यामचा डिसाइड करता है कि वो इनकी हेल्प करेगा। हे गाइस, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। अब बुल्मा यामचा की काफी ज्यादा तारीफ करती है। यामचा, तुम तो एक हीरो हो, तुमने सही टाइम पे आके हमारी हेल्प की। चलो जल्दी से अब अपनी आंखें बंद करो। यामचा को ऐसा लगता है कि बुल्मा उसे किस करने वाली है, लेकिन भाई उसे तो अपनी ड्रैगन बॉल रडार चेक करनी थी और वो आंखें खोल के देखता है यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये लोग उसी लोकेशन पे जा रहे होते हैं जहाँ पे इनकी ड्रैगन बॉल है। अब ये लोग पिलोफ के कासल के पास पहुँच गए थे और पिलोफ तो ड्रैगन बॉल पाके काफी ज्यादा बौखला गया था, लेकिन उसे पता लगता है कि अभी यहाँ पर एक और ड्रैगन बॉल मिसिंग है जो कि गोकू के पास है। इसलिए वो इन लोगों के लिए एक ट्रैप बनाता है और अपने कासल में इन्हें आने देता है और जैसे ही अंदर एंटर करते हैं यहाँ पर अलग अलग ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं और यामचा यहाँ पे अपनी पावर दिखाता है और वो बुल्मा को इनसे बचा लेता है। और बुल्मा तो चाहती यही थी कि यामचा उसकी मदद करे और ये उससे जाके चिपके और ये लोग अपनी ड्रैगन बॉल को बचाने का पूरा ट्राई कर रहे थे, क्योंकि अगर ये ड्रैगन बॉल पिलोफ के हाथ लग गई तो इनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। वहीं पिलोफ ने इन्हें अपने कासल में कैद कर लिया था। यामचा और गोकू यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो इसमें फेल हो जाते हैं और पिलोफ फिर से सपना देखने लगता है। ही, बस एक ड्रैगन बॉल और इसके बाद मैं दुनिया पे राज करूंगा। अब पिलोफ अपने चमचों को ऑर्डर देता है, जाओ जाके वो ड्रैगन बॉल ढूंढ के लाओ। जिसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं और उसकी कार में चेक करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को वो ड्रैगन बॉल यहाँ पे नहीं मिलती। अब इन्हें ये कंफर्म हो गया था कि जरूर वो ड्रैगन बॉल गोकू या बुल्मा के पास होगी। माई पिलोफ से ये कहती है, जरूर वो ड्रैगन बॉल इस बोनी बंदर के पास होगी। पिलोफ कहता है, जरा एक मिनट, वो बंदर तो है लेकिन ये बोना बोना कहना बंद करो। जिसके बाद पिलोफ अब गोकू की टीम से बात करने का ट्राई करता है और बुल्मा तो भाई उस पर भड़क जाती है। ओए चचुंदर की दुम, तू है कौन और तूने हमें यहाँ पे बंद क्यों किया है? मेरा नाम है सम्राट पिलोफ और मैं बहुत जल्दी इस दुनिया पे राज करने वाला हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी वो आखिरी ड्रैगन बॉल चाहिए। अब भाई ये सुनकर बुल्मा का दिमाग घूमने लगता है। तेरी पैंस की डेंट, तूने कभी देखी भी है वो ड्रैगन बॉल? ये नीला छछुंदर हमसे छीनेगा वो ड्रैगन बॉल। और भाई उसने पिलोफ की अच्छी खासी बजा दी थी। पिलोफ को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो एक मशीन के थ्रू बुल्मा को वहाँ से निकाल लेता है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब पिलोफ बुल्मा को टॉर्चर करने वाला था और वो उसे एक फ्लाइंग किस देता है। क्या फ्लाइंग किस? और बुल्मा उसकी और ज्यादा बजाने लगती है। अबे नीले छुचुंदर, मुझे तो ऐसा लगा था तू काफी ब्रूटल तरीके से मुझे ट्रीट करेगा, लेकिन तू तो एक नंबर का फुद्दू है। और भाई अपनी बेइज्जती सुनकर पिलोफ उसे दोबारा से प्रिजन में भेज देता है। एक बार मैं अपनी विश पूरी कर लूं, फिर मैं इस लड़की को बताऊंगा कि असली पनिशमेंट क्या होती है। अब ये लोग एक और प्लान बनाते हैं और ये प्रिजन में एक गैस छोड़ देते हैं, जिससे गोकू और बाकी सभी यहाँ पे बेहोश हो गए थे। प्रिजन खुलते ही अब पिलोफ अंदर चला जाता है और गैस की वजह से ये भी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। अबे भाई ये बोना, मतलब भाई फुद्दू यही है। अब पिलोफ के असिस्टेंट आकर इनसे वो ड्रैगन बॉल ले लेते हैं और ऊपर आकर पिलोफ को ये दिखाने लगते हैं। ये देखकर पिलोफ काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो जल्दी से इन ड्रैगन बॉल को लेकर बाहर चले जाते हैं ताकि वो अपनी विश मांग सके। फिर हम प्रिजन का सीन देखते हैं। जब ये लोग उठते हैं तो ये काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि पिलोफ इनकी आखिरी ड्रैगन बॉल भी ले गया है, लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि प्रिजन अब खुल चुका है और जैसे ये लोग थोड़ी आगे जाते हैं इनका सामना होता है पिलोफ से और उनको वहाँ पर देखकर पिलोफ की काफी ज्यादा फट रही होती है। बुल्मा पूछती है, ओए छछुंदर, क्या तूने अपनी विश मांग ली? और वो यहाँ पे मना करता है। गोकू अब उस पे चिल्लाने लगता है, हे मेरे ग्रैंडपा को वापस कर दो वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। जिसके बाद भाई ये लोग वहाँ से दुम दबा के भागने लगते हैं। गोकू और बाकी सभी भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन पिलोफ किसी रास्ते से यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इन लोगों के सामने काफी सारे रास्ते थे और इन्हें नहीं पता था कि पिलोफ किस रास्ते से गया है, इसलिए वो इससे दूर ही रहना डिसाइड करते हैं। अब पिलोफ अपने साथियों के साथ कंट्रोल रूम में आ गया था और वो इन पे नजर रख रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आती कि ये लोग बाहर आए कैसे। और उसके असिस्टेंट यहाँ पे बहाना बनाने लगते हैं। माई शू को कहती है इसने गेट बंद नहीं किया था। वही शू ये कहता है, मुझे ऐसा लगा था कि तुम वहाँ से लेट आई हो तो शायद तुम ही उसको बंद करोगी। अब पिलोफ फिर से उन्हें प्रिजन में ले जाने का डिसाइड करता है और वो इनके साथ यहाँ पे एक गेम खेल रहा था पिन बॉल जैसी, और एक बड़ी सी बॉल इन लोगों के पीछे भाग रही थी जिससे भाई गोकू भी बच नहीं पाता, ये उसे भी कुचल देती है। वही पिलोफ
ऑफ मस्ती से इस गेम को कंट्रोल कर रहा था, वो भी पियानो बजा के। और ये लोग अलग अलग रूम से होते हुए इस बॉल से बचते हुए भाग रहे थे। अब ये लोग एक एंड में आके फंस गए थे। पिलॉफ अब अपनी गेम को एंड करता है और ये लोग अब फिर से प्रिजन में आ गए थे। मतलब कि भाई इस छुटकू ने इस गेम की मदद से ही इन्हें दोबारा प्रिजन में डाल दिया। भाई इस छपरी में थोड़ा सा दिमाग तो है। अब पिलॉफ सारी ही ड्रैगन बॉल्स को लेकर बाहर आ गया था और वो यहाँ पे शेनरॉन को बुलाने की ट्राई करता है। अंदर यामचा गोकू से ये कहता है, इन दीवारों को तोड़ने का बस अब एक ही रास्ता है, गोकू कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करो। और गोकू कहता है, अरे हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता लगा? अरे बेवकूफ, इसके बारे में बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी उसका इस्तेमाल करो। और गोकू जैसे ही कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है, यहाँ पे एक छोटा सा होल बन जाता है। यामचा पुआर को कहता है, जाओ तुम बाहर जाओ और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करो। जिसके बाद पुआर और उलोंग दोनों ही उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चले गए थे। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि शेनरॉन अब जाग चुका था। सारी तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था और आसमान में तेज तेज बिजलियां कड़क रही थी। पुआर और उलोंग तो ये देखकर वहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि उनकी काफी ज्यादा फटने लगती है। और भाई जिसने शेनरॉन को समन किया था यानी कि पिलॉफ, इसकी तो भाई उनसे भी ज्यादा फट रही होती है। अब शेनरॉन को यहाँ पे देखकर गोकू, बुल्मा, यामचा काफी ज्यादा रोने लगते हैं। यामचा कहता है, अबे यार अब मैं डेट पे कैसे जाऊंगा? और बुल्मा कहती है, अब मेरा बॉयफ्रेंड कैसे बनेगा? और गोकू कहता है, अरे तुम लोग हटो, मुझे देखने दो बाहर क्या चल रहा है। अब शेनरॉन पिलॉफ से ये कहता है, अब मुझे इतना वेट मत कराओ, बताओ तुम्हारी क्या विश है? वही उलोंग और पुआर की काफी ज्यादा फट रही होती है, लेकिन उलोंग कहता है, हमारे पास बस यही मौका है, अब मेरा डर गया तेल लेने, मैं जा रहा हूँ उसको रोकने। अब पिलॉफ अपनी विश मांगने लगता है, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा। तभी उलोंग बीच में टपक जाता है, मुझे इस दुनिया की सबसे आरामदायक और खुशबूदार चड्डी चाहिए। और शेनरॉन उसकी विश को पूरी कर देता है और इस तरह उसने पिलॉफ की विश पूरी तरीके से खराब कर दी। अब शेनरॉन यहाँ से जाने लगता है और सारी ड्रैगन बॉल इधर उधर बिखर गई थी। ये देखकर पिलॉफ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से कहता है, मुझे ये पिग जिंदा चाहिए, मैं इसे अपने नाश्ते में खाऊंगा। लेकिन उलोंग तो भाई पुआर को लेके वहाँ से निकल गया था। इधर गोकू ने कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करके इस प्रिजन को अब तोड़ दिया था, लेकिन इसमें उसकी काफी ज्यादा एनर्जी लग गई थी तो अब वो बहुत ज्यादा थक चुका है। लेकिन शू और माई गोकू और उसके साथियों पे भी अटैक कर देते हैं। वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। शू अपनी डॉग आर्मी को यहाँ पे बुला लेता है, लेकिन गोकू को डॉग्स को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। अब गोकू उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन वो पहले ही काफी ज्यादा थका हुआ था तो इसलिए ये लोग अब उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद पिलॉफ अब इन्हें एक न्यू प्रिजन में डाल देता है जिसकी दीवारें लोहे की बनी हुई थी और ये लोग चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। गोकू, बुल्मा और यामचा काफी ज्यादा उदास होते हैं। कितनी आगे आने के बाद भी वो लोग अभी यहीं पे फंसे हुए हैं। गोकू कहता है, हम ऊपर से निकल सकते हैं, देखो ऊपर रास्ता है। और बुल्मा कहती है, अरे बेवकूफ, ऊपर रास्ता नहीं बल्कि एक शीशा है। और गोकू उस पे कहता है, ये तो काफी अच्छा हुआ, मैं इसे आसानी से तोड़ दूंगा। और जैसी भाई वो उस पे अपना सर मारता है उसका सर ही फूट जाता है। फिर हम पिलॉफ को देखते हैं जिसके शैतानी दिमाग में अब कुछ चल रहा होता है। इन लोगों ने मेरे प्लान को तो फेल कर दिया, लेकिन अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। और वो माइक के थ्रू इन लोगों से ये कहने लगता है, आज की रात ये तुम्हारी आखिरी रात होने वाली है, चाहे इसमें तुम सो जाओ या फिर तुम रात के नजारे ले सकते हो, क्योंकि सुबह होते ही इस कांच से जो रोशनी अंदर आएगी वो तुम्हें जला के बिल्कुल भून डालेगी। ये सुनकर अब इन लोगों की काफी ज्यादा फटने लगती है क्योंकि ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और जैसे ही इस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी ये लोग जलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब गोकू और यामचा अपनी पूरी पावर से इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं और थक हार के अब ये लोग सोने लगते हैं। अब गोकू जैसे ही सोकर उठता है वो देखता है पुआर आसमान को देख रही है और वो ये बताती है, देखो आज फुल मून है और ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और गोकू ये बताने लगता है, हे तुम्हें पता है जब भी फुल मून निकलता है उस दिन एक मॉन्स्टर आता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। ये बात सुनकर यामचा और बुल्मा अब उसे डांटने लगते हैं, अरे वैसे भी हम सुबह मरने वाले हैं तो ये बेकार की बातें मत करो। गोकू कहता है, ये बेकार की बातें नहीं है, उसी मॉन्स्टर ने मेरे ग्रैंडपा को भी मारा था। ये सुनकर यामचा काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक मॉन्स्टर के हाथों मास्टर गोहान मारे गए। ओलोंग पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि उस टाइम तुम कहाँ पर थे? गोकू कहता है, हाँ मैं उस टाइम सो रहा था। जिस पे ओलोंग ये कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक मॉन्स्टर ने तुम्हारे घर पे अटैक किया और तुम आराम से सो रहे थे और तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं लगा? और गोकू कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने मुझे फुल मून देखने से मना किया था। और ये लोग उससे पूछते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज तक तुमने फुल मून कभी देखा ही नहीं है? गोकू कहता है, अरे नहीं मैंने उसे देखा है, लेकिन उसे देखने के
बाद मैं सो गया था। अब इन लोगों की काफी ज्यादा फटने लगती है क्योंकि इन्हें लग रहा था कि गोकू ही वो मॉन्स्टर है जिसने अपने ग्रैंडपा को मारा है, क्योंकि शायद चांद को देखने के बाद वो एक मॉन्स्टर बन गया था और उसके बाद इसे कुछ भी याद नहीं है। बुल्मा गोकू को चांद की तरफ देखने से मना करती है और वो कहती है वो एक कीड़ा है, उसकी तरफ मत देखना। और भाई ये सुनकर गोकू उसकी तरफ देखने लगता है और वो कहता है अरे नहीं, वो तो एक चांद है और इससे गोकू को कुछ नहीं होता। ये देखकर वो लोग एक चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी अचानक गोकू की बॉडी में कुछ होने लगता है और अब गोकू की आंखें भी लाल होने लगती हैं। ये लोग गोकू को कहते हैं गोकू ऐसा मजाक करना बंद करो। लेकिन भाई जब गोकू उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है इन लोगों की काफी ज्यादा फटने लगती है। अब गोकू एक बड़ा सा गोरिल्ला बन गया था और ये जो प्रिजन थी वो भी अब टूट चुकी थी, जिसके बाद गोकू पिलोफ के कासल को अब तोड़ने लगता है। पिलोफ और उसके साथियों को ऐसा लग रहा था कि शायद बाहर एक अर्थक्वेक आया है और वो आराम से सो जाते हैं और पिलोफ तो यहाँ पर मस्त सपना देख रहा होता है। ये क्या हो रहा है? मैं मस्त सपना देख रहा था कि मुझे ड्रैगन बॉल फिर से मिल गई, चलो मुझे सोने दो। और भाई जब गोकू दोबारा से उनके कासल को अब ऊपर से तोड़ता है तो ये देखकर इन लोगों की काफी ज्यादा फट जाती है कि ये एक अर्थक्वेक नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि उनके कासल पे अटैक कर रहा है। फिर हम गोकू के साथियों को देखते हैं जो कि इस प्रिजन से बाहर निकल गए थे, क्योंकि गोकू जब मॉन्स्टर बना तो उसने इस प्रिजन को भी तोड़ दिया था। अब ये लोग ट्राई करते हैं कि जितना दूर हो सके वो इससे दूर चले जाएं, वरना ये भी यहाँ पर मारे जाएंगे। फिर हम पिलोफ को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा होता है। वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकल जाता है। गोकू ने इस पूरे कासल को तोड़ दिया था और एक टुकड़ा वो बुल्मा के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन यामचा उसे बचा लेता है। पिलोफ अब जाते हुए ये कहता है ए हम ऐसे नहीं जा सकते, इसने मेरे कासल को पूरा तोड़ दिया है, मैं इसे खत्म करके रहूंगा। और भाई वो अपने एरोप्लेन से गोकू पे अटैक करने लगता है, लेकिन इससे उसको कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद पिलोफ अपने नमूनों को ये ऑर्डर देता है इस गोरिल्ला के ऊपर मिसाइल से अटैक करो, मुझे आज ये मरा हुआ चाहिए। और जब ये लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो मिसाइल जाकर गोकू के मुंह में ब्लास्ट होती है और डिसबैलेंस होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब पिलोफ आकर उसके ऊपर उछलने लगता है इस गोरिल्ला ने मेरे सारे कासल को खराब कर दिया, इसे बनाने में मेरे काफी सारे साल लगे थे। अब भाई ये चुचुंदर मस्त उस पर कूद रहा होता है। वहीं माई और शू ये नोटिस करते हैं कि गोकू अभी भी जिंदा है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। गोकू भी अब खड़ा हो गया था। वो एक पत्थर का बड़ा सा पीस उठाकर उनकी तरफ फेंकता है, जिससे इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन इन लोगों की किस्मत अच्छी थी, ये उससे बच जाते हैं। अब यामचा और बाकी सब बुल्मा को उस मलबे से निकालने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गोकू भागता हुआ उनकी तरफ आ जाता है और अब वो बुल्मा को उठाकर उसे खाने लगता है। पुआर यामचा को एक आइडिया देती है अगर हम गोकू की टेल काट दें तो शायद वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यामचा को ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपने वुल्फ फैंग फिस्ट का इस्तेमाल करके पत्थरों से वहाँ पे एक स्वॉर्ड बना लेता है और जैसे वो गोकू की टेल काटने जाता है वो देखता है ये काफी ज्यादा मोटी है और वो इससे नहीं कट रही है और वो उसके टेल पे ही लटक जाता है, लेकिन इसकी वजह से गोकू अब वीक पड़ने लगता है तो इसके बाकी साथी भी आकर उस पर लटकने लगते हैं। यामचा पुआर को एक कैंची बनने के लिए कहता है, जिसके बाद वो गोकू की टेल को काट देती है और बुल्मा को खाने से पहले ही वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब अगले दिन गोकू जब उठता है वो ये नोटिस करता है कि उसकी टेल वहाँ तो है ही नहीं और उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था और इन लोगों ने जो विश मांगनी थी वो भी अब खराब हो चुकी है। यामचा को चाहिए था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड बने, वहीं बुल्मा भी ये चाहती थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड हो। ड्रैगन बॉल से तो ये विश कंप्लीट नहीं होती, लेकिन ये लोग अब एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब इन लोगों की ये जर्नी यहीं पे एंड होती है। गोकू इनसे कहता है हे मैं मास्टर रोशी के पास जा रहा हूँ अब ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि जब मैंने प्रिजन की वॉल पे पंच किया था तो मेरे से वो दीवार टूटी नहीं, तो मुझे लगता है अगर मैं उनसे ट्रेनिंग लूंगा तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, बिल्कुल मेरे ग्रैंडपा जैसे। अब बाकी सब बुल्मा के साथ उसके शहर जाने का डिसाइड करते हैं और ये लोग वादा करते हैं कि 1 साल बाद फिर से ये ड्रैगन बॉल्स को ढूंढेंगे, जिसके बाद ये लोग अब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और गोकू यहाँ पे अपने जर्नी के एक्सपीरियंस को भी शेयर करता है। उसी इस जर्नी में काफी ज्यादा मजा आया, उसे पता नहीं था कि सच में दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि उसे इतना ज्यादा प्यार करेंगे और मैंने काफी अच्छे दोस्त भी बनाए और इस जर्नी से मैंने अपने करीबियों को ढूंढ लिया है जिनके पास जाके अब मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और गोकू अपने घर पे पहुँच के अपना सामान उठाता है और मास्टर रोशी के घर की तरफ निकल जाता है। फिर हम यमचा और बुल्मा को देखते हैं जिनके एयरप्लेन का फ्यूल बीच जंगल में खत्म हो गया था और ये वहीं पर क्रैश कर जाते हैं। बुल्मा यमचा से एक और डायनो कैप्सूल मांगती है, लेकिन वो उसे बताता है अरे यही डायनो कैप्सूल आखिरी था और अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें पैदल ही ये जंगल क्रॉस करना होगा। तभी इन लोगों को अजीब सी आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर ये लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। बुल्मा कहती है पता नहीं ये आवाज किसकी होगी। यमचा कहता है अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी इंसान की आवाज है। बुल्मा उस पर चिल्लाने लगती है इस बीच जंगल में इंसान कहाँ से आएगा और वो लोग यहाँ से भागने लगते
लगते हैं और उसी जंगल में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एक ही लात और पंच से वो यहाँ के सारे ही पेड़ को तोड़ रहा था। वहीं गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के मास्टर रोशी के घर पहुंच गया था। हे मास्टर रोशी, आप कहाँ पर हो? मैं आ गया। लेकिन वो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते क्योंकि वो टीवी पे बैठकर योगा क्लास देख रहे थे। तभी गोकू जाकर उनके कान में चिल्लाने लगता है, हे मास्टर रोशी, मैं आपसे ट्रेनिंग लेने आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो गोकू को मना करते हैं। गोकू, अभी मुझे परेशान मत करो, मैं वैसे भी अभी तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। और वो कहता है, तो ठीक है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। जिसके बाद गोकू फ्रिज में जाके सारा खाना खाने लगता है और वो सभी को ही खत्म कर देता है। ये देखकर मास्टर रोशी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। हे, ये तुमने क्या किया? और वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे थे। और गोकू उन्हें सारी बात समझा देता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उनकी विश खराब गई। और वैसे बुल्मा और यामचा भी अब शहर पहुंच गए होंगे और वो लोग वहाँ पर काफी सारी मस्ती कर रहे होंगे। फिर हम एक डेजर्ट में यामचा और बुल्मा वगैरह को देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी थी। यामचा अब कंपास को देखता है और इन्हें पता लगता है अभी तक ये जितनी दूर चले हैं वो गलत रास्ता था। फिर उसी डेजर्ट में हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि यहाँ पे भी ट्रेनिंग कर रहा था और ये इतनी तेज भाग रहा होता है कि ये यहाँ पे भी एक तूफान ला देगा। अब मास्टर रोशी गोकू को ये समझाने लगते हैं, देखो बच्चे, ये मार्शल आर्ट इतना भी आसान नहीं होता, इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और गोकू कहता है, हाँ, इसलिए मैं ये सीखना चाहता हूँ ताकि मैं आपसे भी ज्यादा ताकतवर बन सकूँ। मास्टर रोशी कहते हैं, गोकू, वैसे तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए। वैसे अगर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए पहले तुम्हें मेरे लिए एक लड़की लानी होगी जो कि मेरे साथ डेट पे जा सके। और गोकू इसमें मान जाता है और वो एक लड़की लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। वही मास्टर रोशी काफी ज्यादा खुश होते हैं। भाई वो कपड़े कुपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार होते हैं, जैसी लड़की आएगी ये उसके साथ डेट पे चले जाएंगे। लेकिन जब गोकू लड़की को लेकर आता है इनकी धड़कनें यहीं पे रुक जाती हैं और सांस भी आना बंद हो जाती है क्योंकि ये लड़की डेट पे जाने लायक नहीं थी, बल्कि इसे तो बॉर्डर पे भेजना चाहिए, ये तो एक टैंक का काम करेगी। अब भाई मास्टर रोशी दोबारा से गोकू को समझाने लगते हैं और वो यहाँ पर उसे कुछ लड़कियों की फोटो भी दिखाते हैं कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए। जिसके बाद गोकू अब दोबारा से लड़की लेने के लिए चला गया था। ये बुड्ढा ना काफी बड़ा ठरकी है, मतलब ये बच्चों से लड़कियां मंगा रहा है, वो भी डेट पे जाने के लिए। अपनी उम्र तो देख भाई। अब गोकू दोबारा से नई लड़की को ले आया था और वो मास्टर रोशी को आवाज लगाने लगता है, हे मास्टर रोशी, मैं आ गया। और भाई वो बुड्ढा अंदर से ही झांकने लगता है, कहीं इस बार ये किसी और बवाल लड़की को तो नहीं ले आया। लेकिन इस बार इसके साथ जो लड़की आई होती है वो काफी ज्यादा सुंदर थी। मास्टर रोशी गोकू से पूछते हैं, हे बच्चे, जाके उससे पूछो क्या ये मेरे साथ डेट पे चलेगी। और गोकू आकर उन्हें ये बताता है, दरअसल मास्टर रोशी वो डेट पे जाने से मना कर रही है, लेकिन वो आपके साथ स्विमिंग पे जा सकती है। भाई ये सुनकर बुड्ढे की नाक से खून आने लगता है, अबे सोने पे सुहागा हो गया ये तो। और बुड्ढा इस पे मान जाता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ स्विमिंग ही कर लूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे पैर देखने हैं। और वो लड़की कहती है, लेकिन मेरे तो पैर ही नहीं है, क्योंकि ये लड़की एक मरमेड थी। और बुड्ढे का दिमाग यहीं पे सठिया जाता है। लेकिन फिर बुड्ढा ये सोचता है, ही तो ये एक लड़की ही, क्यों ना मैं इसके साथ ही मजे करूं। और वो उस लड़की से कहता है, देखो तुम एक मरमेड हो और मैं एक टर्टल हूँ, तो क्यों ना हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। और इस मरमेड को ये पता लग गया था कि ये बुड्ढा भाई ठरकी है और वो इसके एक टपली मार के यहाँ से निकल जाती है। अब भाई गोकू भी कंफ्यूज था, आखिरकार मास्टर रोशी को चाहिए क्या। तभी हम उस टकले बच्चे को समुद्र में देखते हैं जो कि कामे हाउस के पास ही आ रहा था और ये घर के पास पहुंचने से पहले वहाँ से एक जंप कर देता है और हवा में ही बैलेंस खोने की वजह से ये सीधा मुंह के बल गिरता है। अब ये बच्चा मास्टर रोशी को बताने लगता है, मास्टर रोशी, मेरा नाम क्रिलिन है और मैं आपसे ट्रेनिंग लेने आया हूँ। मास्टर रोशी उसे मना करते हैं, अब सारे रूल बदल चुके हैं, मैं ऐसे किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देता। लेकिन क्रिलिन को पता था कि ये बुड्ढा एक नंबर का ठरकिया है, तो वो इसके लिए काफी सारी मैगजीन लाया होता है। ये देखकर बुड्ढा काफी ज्यादा खुश होता है और वो इनसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें गोकू के साथ ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक लड़की लेके आनी होगी जिसके साथ मैं डेट पे जा सकूं। अब क्रिलिन जाने के लिए फ्लाइंग निम्बस पे चढ़ने लगता है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता। ये देखकर मास्टर रोशी उस पे गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन भाई इस टकले बच्चे को पता था कि उन्हें खुश कैसे करना है, तो वो उन्हें और भी कई सारी मैगजीन देता है और वो इसके लिए मान जाते हैं। अब गोकू और क्रिलिन मास्टर रोशी के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए निकल गए थे। थोड़ी आगे जाने के बाद गोकू क्रिलिन से कहता है, ये देखो नीचे एक इंसान दिख रहा है, क्या ये मास्टर रोशी के लिए सही रहेगा। और भाई क्रिलिन उस पर चिल्लाने लगता है, ओए बेवकूफ, तुझे इतना नहीं पता, वो एक आदमी है और हमें एक लड़की को ढूंढना है। और गोकू उससे कहता है, अरे वाह, तुम तो इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, तुम्हें तो पता लग जाता है कौन लड़की है और कौन लड़का। और वो टकलू कहता है, अरे यार, इसमें महान बात क्या है, कोई भी इजीली बता सकता है। लेकिन गोकू कहता है, मुझे लड़के और लड़कियों में बिल्कुल भी फर्क नहीं पता लगता जब तक मैं उन्हें टच न कर लूं। और क्रिलिन उससे कहता है,
हे तुम मेरे से दूर ही रहना, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं एक लड़का हूँ। और ऐसे ही ये अपनी खोज जारी रखते हैं। वहीं दूर डेजर्ट में हम कुछ वांटेड लोगों के पोस्टर देखते हैं और इसमें एक लड़की का पोस्टर भी था और ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इस लड़की ने इस एरिया में काफी ज्यादा आतंक मचाया हुआ है। फिर हम शॉप में एक हंटर को देखते हैं जो कि उस लड़की को मारने के लिए आया होता है क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो लड़की यहाँ पे आने वाली है। तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, लेकिन ये वो वाली लड़की नहीं है जो कि वांटेड लिस्ट में है। लेकिन ये हंटर उससे फ्लर्ट करने लगता है और उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करता है। हे लड़की, मुझे लगता है तुम मुझे पसंद आने लगी हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और भाई ये लड़की उसके साथ जाने के लिए मान भी जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर हवा चलने लगती है और इस लड़की को काफी तेज छींक आती है जिससे सारे लोग शॉक हो गए थे क्योंकि ये लड़की अब दूसरी लड़की बन चुकी है जो कि वांटेड लिस्ट में थी। और इस लड़की की दो पर्सनैलिटी है, एक वो शांत वाली और दूसरी ये चोर वाली। और ये लड़की आते ही यहाँ पे तबाही मचा देती है और ये काफी ज्यादा खतरनाक थी और उस हंटर की भी इसने गेम बजा दी थी। अब वो लड़की यहाँ से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम गोकू और क्रिलिन को देखते हैं जो कि एक लड़की ढूंढने के लिए इसी तरफ आ रहे थे। क्रिलिन कहता है, हे गोकू, तुम्हें क्या लगता है हमें इस डेजर्ट में कोई लड़की मिलेगी? और गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये भी तो एक जमीन का पार्ट है, यहाँ पे हमें लड़की मिल सकती है। जिसके बाद हम उस वांटेड लड़की को देखते हैं जिसने अब एक ट्रेन को भी लूट लिया था और इसके बाद पुलिस भी इसका पीछा करने लगती है। लेकिन इस लड़की को अब दोबारा से छींक आ रही थी और ये सोचती है अगर ये अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में चली गई तो ये पकड़ी जाएगी और पुलिस भी अभी तक इसका पीछा कर ही रही होती है। लेकिन तभी अचानक इस लड़की को छींक आ ही जाती है और ये अपनी पहले वाली पर्सनैलिटी में चली जाती है। जिसके बाद इसे कुछ भी याद नहीं रहता कि इसने क्या किया है और पुलिस इसे पकड़ने ही वाली थी। तो ये लड़की अब जोर जोर से चिल्ला रही थी और इस लड़की की आवाज सुनकर गोकू यहाँ पर पहुँच जाता है और वो इन पुलिस वालों की छुट्टी कर देता है। वहीं क्रिलिन दूर से खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा था। गोकू अब क्रिलिन से पूछता है, हे क्रिलिन, तुम्हें क्या लगता है मास्टर रोशी को ये लड़की कैसी लगेगी? और भाई ये टकला बोना उसे पूरा एनालाइज करने लगता है। मुझे लगता है कि ये लड़की चल जाएगी। और भाई ये लोग उस लड़की को बिठाकर मास्टर रोशी के घर की तरफ निकल जाते हैं और इन लोगों ने इस लड़की को ये बहाना मारा होता है, अगर तुम ऐसे ही बाहर घूमती रहोगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, हमारे मास्टर का घर तुम्हारे लिए काफी सेफ रहेगा। हाँ भाई ये बच्चे हैं या दलाल है। अब घर पहुंचकर गोकू मास्टर रोशी का आवाज लगाने लगता है, हे मास्टर रोशी, देखो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। लेकिन भाई इतनी आवाज मारने के बाद भी मास्टर रोशी घर से बाहर नहीं निकलते। तो गोकू अंदर जाके चेक करता है, मास्टर रोशी वॉशरूम में होते हैं। अरे मास्टर रोशी जल्दी बाहर आइए, हम आपके लिए एक लड़की लेकर आए हैं, अगर आप जल्दी बाहर नहीं आए तो वो भी यहाँ से भाग जाएगी। और भाई ये ठरकी बुड्ढा इतना सुनते ही जल्दी से बाहर आ जाता है और ये ठरकी बुड्ढा बाहर जाने से पहले खिड़की से ही उस लड़की को देखने लगता है और ये लड़की उसे बिल्कुल पटाखा लगती है। वाह गोकू, तुमने तो बिल्कुल मौज काट दी। ये लड़की मास्टर रोशी से ये कहती है, शायद आप यहाँ पे अकेले रहते हो अपने पोतों के साथ, इसलिए आपको एक मेड चाहिए। और वो कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरे छोटे भाई है और मैं इनको ट्रेनिंग देता हूँ। अब इस बुड्ढे से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो इनसे कहता है, चलो हम सारे ट्रेनिंग करेंगे। और इसने इन सभी के लिए ड्रेस बनाई होती है। तभी अचानक यहाँ पे तेज हवा चलती है और ये लड़की छींक मारते ही अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ गई थी। अब इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ये बेकार सी ड्रेस मुझे किसने पहनाई? और वो इन लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है और इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। और मास्टर रोशी भी शौक में थे कि ये बच्चे इस अफलातून को कहां से लाए। और फिर दोबारा छींक आने के बाद ये लड़की अब ठीक हो गई थी। अब अगले दिन मास्टर रोशी अपने घर को एक डायनो कैप्सूल में बदल लेते हैं और ये एक बड़े से आइलैंड पे जा रहे हैं ताकि ये क्रिलिन और गोकू को सही सी ट्रेनिंग दे पाए। अब ये लोग इस आइलैंड पे पहुंच गए थे। मास्टर रोशी ये नोटिस करते हैं कि गोकू यहाँ पर नहीं है। लॉन्च कहती है वो तो अपने फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के पूरे आइलैंड की चक्कर लगाने गया है। गोकू आके ये बताने लगता है, मास्टर रोशी इस आइलैंड पे तो काफी सारे इंसान हैं। और रोशी ये कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं सबको ट्रेनिंग नहीं देने वाला। जिसके बाद लॉन्च अब इनके लिए खाना बनाने के लिए चली गई थी। वहीं मास्टर रोशी अब इन बच्चों की स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं कि इनके अंदर कितनी पावर है, तो वो इनसे 100 मीटर की रेस कराते हैं। क्रिलिन इस रेस को 10 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। जब गोकू की बारी आती है वो इसे कंप्लीट करने में 13 सेकंड लगाता है। लेकिन गोकू इस चीज से खुश नहीं था क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे और वो ठीक से भाग नहीं पाया। मास्टर रोशी अब उसे एक और मौका देते हैं और इस बार क्रिलिन ने उसे अपने जूते दे दिए थे। और गोकू जब दौड़ लगाता है तो इस बार वो 8 सेकंड में ही इसे कंप्लीट कर देता है। और गोकू की इतनी स्पीड देखकर ये काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब मास्टर रोशी उन्हें ये कहते हैं, तुम लोग एक बात ध्यान रखना, एक मार्शल आर्टिस्ट एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा तेज होता है और जब वो दौड़ लगाते हैं तो वो 100 मीटर की दौड़ को 6 ही सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं। अब शाम हो गई थी। मास्टर रोशी उन लोगों को समझाते हैं, एक मार्शल आर्टिस्ट आम लोगों से सिर्फ तेज ही नहीं होता, उसकी सोच भी काफी ज्यादा तेज होती है और इसलिए मैं
तुम्हारा एक और टेस्ट लेने वाला हूँ। और एक पत्थर पे अपना साइन करके वो जंगल के बीच में फेंक देते हैं। जो भी इस पत्थर को ढूंढ के लाएगा आज शाम वो खाना खा सकता है, वरना तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। और खुद वो आराम करने के लिए चले गए थे और ये लोग अब पत्थर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गोकू तो खाई से ही नीचे कूद जाता है उस पत्थर को ढूंढने के लिए, लेकिन ये टकला क्रिलिन काफी ज्यादा तेज होता है। वो दूसरे पत्थर को उठाकर उस पे मास्टर रोशी का नाम लिखता है और वो मास्टर रोशी को चेप देता है। और मास्टर रोशी तो है ही मास्टर, वो पत्थर वो उसके सिर पे ही दे के मारते हैं। ये तुम्हारी अच्छी कोशिश थी, लेकिन मुझे पता है ये नकली पत्थर है, तुम्हें जाके असली वाला ढूंढना होगा। वहीं हम जंगल में गोकू को देखते हैं जो कि उस पत्थर को सारी तरफ खोज रहा होता है। तभी अचानक उसे वो पत्थर मिल जाता है और ये पाकर वो काफी ज्यादा खुश था। अब क्रिलिन भी यहाँ पे आ जाता है। वो देखता है गोकू को ये पत्थर मिल चुका है तो वो यहाँ पे एक स्कीम लगाता है, हे गोकू जरा मुझे ये पत्थर देखने दो, हो सकता है ये नकली हो। और ये गंजा जैसे इस पत्थर को अपने हाथ में लेता है वो इसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब ये गंजा मास्टर रोशी को ये पत्थर दिखा के खाना खाने के लिए तैयार हो गया था। वहीं गोकू बेचारा काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसे आज का खाना नहीं मिलेगा। मास्टर रोशी लॉन्च की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, हे आज का खाना तो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम ये कहाँ से लाई? लॉन्च कहती है, दरअसल ये मछलियाँ किसी मछुआरे ने मुझे सस्ते में दे दी थी, लेकिन इन्हें कहते क्या है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद हाँ इसे बफर फिश कहते हैं। और जैसे ही इन्हें ये पता लगता है इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि ये फिश काफी ज्यादा जहरीली होती है और ये लोग मस्ती से इसे खा रहे हैं और इससे इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और वैसे तो क्रिलिन को इसके किए की सजा मिल रही है। वहीं मास्टर रोशी ने गोकू से पूछा भी नहीं कि उसे पत्थर क्यों नहीं मिला। वहीं अगले दिन गोकू अपनी ट्रेनिंग के लिए सुबह तैयार था, लेकिन मास्टर रोशी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो आज का ब्रेक लेते हैं। अब अगले दिन मास्टर रोशी गोकू को उठाने के लिए जाते हैं। गोकू लॉन्च के साथ सोया होता है और भाई ये ठरकी बुड्ढा उसे उठाने के चक्कर में इससे भी हरकतें करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि लॉन्च यहाँ पे अपने दूसरे रूप में है और गोकू को उठाते हुए लॉन्च भी यहाँ पे जाग जाती है। और जब लॉन्च को पता लगता है कि गोकू उसके साथ सोया हुआ था तो वह इस पर गोलियां बरसानी स्टार्ट कर देती है क्योंकि ये अपने दूसरे रूप में थी। और जब गोकू इससे काफी ज्यादा परेशान होता है तो वो इसके मुंह पर एक रख के देता है। अब मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को ये समझाने लगते हैं, देखो बच्चों मैं तुम्हें जो ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया में शांति लाने के लिए है। और क्या तुम्हें मेरा डेली रूटीन जानना है जिसपे ये लोग हाँ में जवाब देते हैं? तो मास्टर रोशी अब इन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं और ये दौड़ लगाते हुए जा रहे थे। क्रिलिन को ऐसा लगता है ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा आसान है, लेकिन मास्टर रोशी अब एक मिल्क शॉप पर आ गए थे और वो इन दोनों से कहते हैं, चलो एक एक क्रेट को उठाओ, हमें इस दूध को डिलीवर करना है। मतलब भाई ये बुड्ढा इनकी ट्रेनिंग भी कराएगा, साथ में इनसे पैसे भी कमा लेगा। ये सुनकर ये लोग काफी शौक थे। इन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मास्टर रोशी इनसे ट्रेनिंग कराएंगे, लेकिन ये तो इनसे काम करा रहा है। और शॉप का ओनर कहता है कि रूट काफी ज्यादा लंबा है, तुम सही टाइम पे सारे दूध को डिलीवर नहीं कर पाओगे, तुम्हें हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए। लेकिन मास्टर रोशी कहते हैं हम सारे दूध को सही टाइम पे डिलीवर कर देंगे। अब ये लोग अपने काम के लिए निकल गए थे। ये सारी जगह दूध को डिलीवर कर रहे थे। जहाँ पे इनको लगता है कि ये लेट होने वाला है तो ये अपने पीछे मॉन्स्टर लगवा लेते हैं और ऐसे ही करते करते इन्होंने सारी जगह मिल्क को डिलीवर कर दिया था। बस अब एक लास्ट घर बचा था जो कि पहाड़ के काफी ऊपर है और इसमें इनकी बैंड बजने वाली है। लेकिन ये दोनों पहले ही काफी ज्यादा थक चुके थे। मास्टर रोशी आधे रास्ते जाकर ऊपर बैठ जाते हैं और ये लोग सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ रहे थे। गोकू फिर भी क्रिलिन से काफी ज्यादा आगे था, लेकिन भाई क्रिलिन की तो यहाँ पे हवा निकल चुकी थी। गोकू यहाँ पे कुछ खाने के लिए मांगता है क्योंकि वो भी काफी ज्यादा थक चुका है। लेकिन मास्टर रोशी उसको एक कहानी सुनाते हैं, देखो गोकू तुम्हारे ग्रैंडपा और ऑक्स किंग दोनों ही ऐसी ट्रेनिंग किया करते थे और वो कभी भी नहीं थकते थे। ये सुनकर गोकू में जोश आता है और ये दोनों जल्दी से यहाँ पे मिल्क को डिलीवर कर देते हैं। और इस घर का जो ओनर था वो मास्टर रोशी को पहले से जानता है क्योंकि जब भी अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कराते हैं तो वो ऐसे ही मिल्क को डिलीवर करते हैं। मास्टर रोशी इन दोनों बच्चों की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और वो कहते हैं मैं जल्द ही इन दोनों को तैयार करूंगा और वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में लेके जाऊंगा। गोकू पूछता है आखिरकार ये क्या है? क्रिलिन गोकू को बताने लगता है इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड के सारे लोग आते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर और बहादुर हैं और इन सभी लोगों के बीच मैच होता है जिसमें इन लोगों को आपस में लड़ना होता है और इसमें लोगों की स्ट्रेंथ का पता लगता है वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं और जो आखिरी तक इसमें टिका रहता है वो इस मैच को जीत जाता है और उसे काफी बड़ा इनाम मिलता है। और गोकू ये डिसाइड करता है कि वो भी वहाँ पर जाएगा और सबको अपनी पावर दिखाएगा। वहीं हमें दूर एक मार्शल आर्ट स्कूल में यामचा को दिखाया जाता है और ये भी उस टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये अपने वुल्फैंग फीस्ट से सभी को यहाँ पे ढेर कर रहा होता है। फिर हम दोबारा से इन दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि फिर से मिल्क को डिलीवर कर रहे थे। कभी वो खाई से जाते हैं, कभी रेगिस्तान से और कभी पानी से। और ये लोग अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा थक चुके थे, लेकिन इन लोगों को अभी ये नहीं पता कि अभी इन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि आफ्टर मॉर्निंग ट्रेनिंग, आफ्टरनून ट्रेनिंग और इवनिंग ट्रेनिंग। और अब बारी थी इनकी मिड मॉर्निंग
ट्रेनिंग की और ये इन्हें खेत में काम करने के लिए ले आए थे। मास्टर रोशी यहाँ पे खेत के ओनर से बात करते हैं और ये लोग अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन मास्टर रोशी इन्हें समझाते हैं तुम्हें ये सारा काम अपने हाथों से करना होगा। जिसके बाद ये लोग भी अपना काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही तेजी से पूरे खेत को ही खोद देते हैं। इसके बाद अब इन लोगों को काफी ज्यादा भूख लगती है तो ये खाना खाने के लिए अपने घर आ गए थे, लेकिन क्रिलिन अपने खाने में कुछ मसाले डालने लगता है जिससे लॉन्च को यहाँ पे एक छींक आ जाती है और वो अपने दूसरे रूप में आ गई थी। जिसके बाद ये इन पे फायरिंग करने लगती है और ये लोग यहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। जिसके बाद ये रेस्टोरेंट में आगे खाना खाने लगते हैं। गोकू यहाँ पे बहुत सारा खाना खाता है और जैसे ये छींकता है क्रिलिन और मास्टर रोशी काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब खाना खाने के बाद इन लोगों की बारी थी पढ़ाई की और ये लोग अब पढ़ने लगते हैं, जिससे हमें ये तो क्लियर होता है कि गोकू पढ़ाई में काफी ज्यादा वीक है और हो भी क्यों ना अभी तक ये पहाड़ों में रहा है तो इसे पढ़ाई के बारे में क्या ही पता होगा। अब ये लोग फिर से खाना खाने के लिए आ गए थे। ये दोनों बच्चे काफी ज्यादा खाना खाते हैं। लॉन्च इनके लिए और ज्यादा खाना ले आती है, लेकिन मास्टर रोशी फिर से अपनी हरकतें करने लगते हैं और वो इस टेबल के नीचे फंस जाते हैं क्योंकि ये टेबल टूट चुका था और गोकू उन्हें वहाँ से निकलने से मना करता है। हे अभी आप बाहर मत आना, मैं खाना खा रहा हूँ और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। और खाना खाने के बाद अब ये लोग आराम करने के लिए आ गए थे। गोकू को समझ नहीं आता कि ये लोग आराम क्यों कर रहे हैं, इन्हें तो ट्रेनिंग करनी चाहिए। मास्टर रोशी उसे समझाते हुए कहते हैं देखो गोकू, दुनिया का चाहे जितना भी बड़ा फाइटर हो और वो भले ही जितनी मर्जी ट्रेनिंग भी करता हो, लेकिन उसके लिए भी सोना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इससे मसल रिकवरी काफी जल्दी होती है। अब मास्टर रोशी इन्हें अगली ट्रेनिंग के लिए ले आए थे और ये कंस्ट्रक्शन साइट थी और मास्टर रोशी यहाँ के मैनेजर से भी बात कर लेते हैं। हे देखो, मेरे पास दो ऐसे बच्चे हैं जो कि तुम्हारे टूल से भी काफी जल्दी काम कर देंगे, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें हमें दुगने पैसे देने होंगे। और भाई ये बंदा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मास्टर रोशी इन दोनों बच्चों को एक छोटा सा नमूना दिखाने के लिए कहते हैं और ये दोनों काफी तेजी से काम करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और ये लोग गाड़ियों से भी काफी ज्यादा तेज भाग रहे थे और इनके काम करने की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। और क्रिलिन अब ये सोचने लगता है जहाँ पर वो पहले मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लिया करता था, वहाँ के टीममेट इसको काफी ज्यादा बुली किया करते थे और ये लोग अब उस टूर्नामेंट में भी आएंगे। ये सोचकर क्रिलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक टूल को तोड़ देता है। अब भाई मैनेजर ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है कि इन बच्चों के काम करने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है और मैनेजर कहता है ये बच्चे तो काफी ज्यादा तेज है, तुम जितना बोलोगे मैं उतना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। अब ये काम खत्म होने के बाद मास्टर रोशी इन्हें अगली ट्रेनिंग के लिए ले आए थे। गोकू भाई यहाँ पे गुस्सा करने लगता है, हे मास्टर रोशी, आप हमसे ऐसे ही काम कराते जा रहे हो, आप हमें मार्शल आर्ट के मूव कब सिखाओगे? और मास्टर रोशी कहते हैं चलो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट का एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर रोज तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम इस बड़े से पत्थर को आसानी से हिला पाओगे। अब भाई ये सुनकर गोकू अब उस पत्थर को हिलाने की ट्राई करता है और वो काफी आसानी से उसे हिला भी देता है। ये देखकर मास्टर रोशी काफी ज्यादा शौक होते हैं और अब वो बहाना लगाते हुए कहते हैं अरे ये चट्टान तो कोई भी बूढ़ी अम्मा हिला देगी, मैं इस बड़ी चट्टान की बात कर रहा हूँ। और ये लोग अब ट्रेनिंग के लिए मान गए थे और वो नहर में स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। उन्हें ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा आसान लग रही थी और मास्टर रोशी उन्हें ये कहते हैं हे बच्चों थोड़ा ध्यान से, इस पानी के अंदर काफी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और क्रिलिन पूछता है अरे वैसे कौन सी मछलियाँ हैं? और मास्टर रोशी कहते हैं वैसे ज्यादातर यहाँ पे शार्क हैं। और भाई ये सुनकर इनकी काफी ज्यादा फटती है और एक शार्क इनके पीछे लग भी जाती है, लेकिन ये लोग जिगजैग करते हुए अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। अब मास्टर रोशी उन दोनों को एक रस्सी से एक पेड़ के बीच में बांध देते हैं और उनके ऊपर काफी सारी मधुमक्खियां छोड़ देते हैं और वो उन्हें कहते हैं कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें अपने ओपोनेंट से बहुत ही कम जगह में लड़ना होता है और अगर तुम ये ट्रेनिंग नहीं करोगे तो तुम उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं रहोगे और आगे चल के तुम्हें दिक्कत होगी। और भाई ये लोग यहाँ पे ये ट्रेनिंग करने लगते हैं और मधुमक्खियों ने इन्हें काफी ज्यादा सुझा दिया होता है और एक ने तो मास्टर रोशी के सिर पे भी काट लिया होता है। अब क्रिलिन और गोकू अपने खाली समय में उस पहाड़ के टुकड़े को हिलाने के लिए जाते हैं और वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे और वो इसमें सफल भी होते हैं, जिसके बाद वो मास्टर रोशी को ये दिखाने के लिए ले आते हैं। गोकू और क्रिलिन ने दोनों ने ही इस पहाड़ के टुकड़े को हिला दिया था। ये देखकर मास्टर रोशी काफी ज्यादा शौक होते हैं, ये बच्चे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अब ये वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में जा सकते हैं और मुझे लगता है ये आसानी से जीत जाएंगे। अब ये बच्चे मास्टर रोशी से ये कहते हैं हे चलो अब हमने ये कर लिया है, हमें मार्शल आर्ट के असली मूव सिखाओ और कैसे फाइट करना है ये भी। मास्टर रोशी उन्हें ये कहते हैं देखो मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है, तुमने मार्शल आर्ट सीखना था वो मैंने तुम्हें सिखा दिया है। और रही बात फाइट की, ये स्किल तो लोगों में पहले से ही होती है, जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो खुद ही अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं। और अगर तुम चाहते हो ये सारा कुछ मैं तुम्हें सिखाऊं तो पहले तुम्हें उस कंपटीशन में जीतना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें इसके मूव और फाइट सिखा पाऊंगा। गोगो इस पे कहता है अरे जब हमें फाइट आएगी ही नहीं तो हम उस कंपटीशन में जीतेंगे कैसे? मास्टर
मास्टर रोशी उसे कहते हैं, ये बच्चे, क्या तुमने आज तक कभी भी फाइट नहीं की क्या? तुम्हें वैसे ही लड़ना है जैसे तुमने आज तक फाइट की है। बस अब तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अरे चलो ठीक है, अब ज्यादा बातें मत करो, मेरे जैसे ही टर्टल शेल पहन लो, लेकिन ये मेरे वाले से काफी भारी होगा और हाँ, ये पहन के तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। और जिसके बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं, वो टर्टल शेल पहन के ये अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हैं। वहीं हमें दूर जंगल में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि था यामचा, और ये यहाँ पर 3 महीने से अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा है और इसका अटैक वुल्फैंग फीस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और ये सारा कुछ वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जाने के लिए कर रहा है। इधर हम गोकू और क्रिलिन को देखते हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है और जैसे ही अपने शेल को उतारते हैं, ये पहले से काफी ज्यादा तेज और हल्के हो चुके हैं और भाई ये इतने तेज भागते हैं कि मास्टर रोशी को भी पीछे छोड़ देंगे। और जैसे ये जंप लगाते हैं तो ये आसमान में काफी ऊपर तक जा रहे होते हैं और लॉन्च ने इनके लिए ड्रेस बनाई होती है जो कि ये वहाँ पे पहन के जा सकते हैं। अब ये लोग उस टूर्नामेंट के लिए निकल गए थे और ये एरोप्लेन से वहाँ पे जा रहे होते हैं। गोकू नीचे देखता है, नीचे काफी ज्यादा लाइटें जल रही होती हैं क्योंकि गोकू के लिए ये फर्स्ट टाइम था। उसे ऐसा लगता है कि नीचे काफी ज्यादा सितारे हैं, लेकिन मास्टर रोशी उसे ये समझाते हैं ये कोई सितारे नहीं है बल्कि शहर की लाइटें जल रही हैं। अपना सफर कंप्लीट करने के बाद अब ये शहर की उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे ये टूर्नामेंट होने वाला है और गोकू यहाँ पे आके काफी ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फाइटर्स आए हुए थे। तभी भीड़ में से कोई उसे आवाज लगाने लगता है। गोकू को समझ नहीं आता कि उसे कौन आवाज लगा रहा है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने यामचा आ जाता है। गोकू को पहले समझ नहीं आता कि ये कौन है, लेकिन यामचा उसे वुल्फैंग फीस्ट का मूव करके दिखाता है और गोकू झट से उसे पहचान जाता है। जिसके बाद गोकू यामचा को क्रिलिन से मिलाता है। हे देखो, ये मेरा नया दोस्त है, इसका नाम है क्रिलिन और हम दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की और इस टूर्नामेंट में हम सबको हराने वाले हैं और हाँ, तुम मेरे सामने है तो मैं तुम्हारी भी चटनी बना दूंगा। तभी यहाँ पर बुल्मा भी आ गई थी। मास्टर रोशी उसे देखकर फिर से हरकतें करने लगते हैं। हे बुल्मा, तुम्हें याद है हम लास्ट टाइम मिले थे तो काफी ज्यादा मजा आया था, क्या तुम वो चीज दोबारा से कर सकती हो? लेकिन भाई बुल्मा की ये देखकर काफी ज्यादा सटकने लगती है और वो इस बुड्ढे की बैंड बजा देती है। अब मास्टर रोशी इन दोनों का नाम यहाँ पे रजिस्टर करवा देते हैं और ये लोग आराम से जाके सो जाते हैं क्योंकि अगली सुबह टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और अब अगला दिन हो चुका था और इनका टूर्नामेंट आज से ही स्टार्ट होने वाला है। मास्टर रोशी ने इन दोनों के लिए ड्रेस भी बनाई होती है जो कि इन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद ये फर्स्ट राउंड के लिए अंदर चले गए थे और यहाँ पर काफी सारे फाइटर आए होते हैं। क्रिलिन की तो काफी ज्यादा फट रही होती है क्योंकि यहाँ पर काफी हट्टे कट्टे फाइटर थे और क्रिलिन को तो ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से हार जाएगा, लेकिन गोकू उसे समझाते हुए कहता है, क्रिलिन तुम टेंशन मत लो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हो और तुम इन्हें हरा दोगे। और इधर यामचा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे अब देखने को मिलेगा कि मास्टर रोशी ने इन दोनों को क्या क्या ट्रिक सिखाई है और ये इस टूर्नामेंट में क्या करने वाले हैं। वहीं बुल्मा, उलोंग और पुआर बाहर से उन लोगों को देख रहे होते हैं क्योंकि एलिमिनेशन राउंड में कोई भी पब्लिक यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए बुल्मा बाहर से छुप के ही उन लोगों को देख रही होती है। अब सभी लोगों को यहाँ पे नंबर मिल गए थे और जिसका नंबर जिसके सामने लिखा हुआ है वो उससे फाइट करेगा और यामचा ये देखकर कहता है, ये तो काफी अच्छा हुआ, मेरी फाइट गोकू के साथ नहीं है। क्रिलिन कहता है, ओ मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम गोकू से डर गए हो, कहीं तुम उसके हाथों पिट न जाओ। यामचा कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हमारी फाइट फाइनल राउंड में हो क्योंकि वहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती तो हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया था। गोकू की फाइट एक काफी बड़े जाइंट से बंदे के साथ थी। उस बंदे को ऐसा लग रहा था ये छोटा सा बच्चा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, मैं तो इसे कुचल दूंगा। और जैसे ही उसे कुचलने की कोशिश करता है, गोकू काफी ज्यादा तेज था, वो वहाँ से हट जाता है। इस बंदे को ऐसा लगता है इसने गोकू को कुचल दिया है, लेकिन गोकू उसके पीछे आ गया था और जैसे वो इस बंदे को टच करता है, ये बंदा यहाँ से नीचे गिर जाता है, यानी कि गोकू इस फाइट को जीत गया है। और गोकू ने तो बस उसे बताने के लिए ही टच किया था कि वो उसके पीछे है, लेकिन उसका ये फोर्स भी काफी ज्यादा था जिससे ये बंदा नीचे गिर गया और सभी लोगों को ऐसा लग रहा था शायद ये बंदा खुद ही डिसबैलेंस हो गया था, इस वजह से ये नीचे गिर गया है। लेकिन यामचा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि उसे पता था कि गोकू ने उसे टच किया है और उसके फोर्स की वजह से ही ये बंदा नीचे गिर गया और उसे ये भी पता लग गया था कि मास्टर रोशी ने इन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। और बुल्मा भी गोकू के लिए काफी ज्यादा खुश थी। वहीं गोकू ये नोटिस करता है कि उसके टच करने से ही ये बंदा नीचे गिर गया, अगर वो उसके पंच मारता तो इस बंदे का पता नहीं क्या होता। तो वो क्रिलिन को भी समझाने लगता है, क्रिलिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपनी फुल पावर से यहाँ पे फाइट ना करें, वरना इन लोगों को काफी ज्यादा चोटें आ सकती हैं। अब ऑरेंज टेम्पल के 2 लोग इन लोगों के पास आते हैं और ये क्रिलिन के पुराने साथी थे जिनके साथ ये प्रैक्टिस किया करता था। अब ये क्रिलिन की काफी ज्यादा बजाने लगते हैं, तुम यहाँ पे सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम हमेशा से एक फुद्दू थे और तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, तो तुम इस फाइट को कैसे जीतोगे। जब क्रिलिन पहले इनके साथ प्रैक्टिस किया करता था तो ये लोग उसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे। अब ये बंदा इसे बताता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है? वो तुम्हारे
सामने खड़ा है। भाई क्रिलिन की पहले ही काफी ज्यादा फट रही थी, ये सुनकर उसकी और भी ज्यादा फटने लगती है और ये क्रिलिन को और भी ज्यादा डराने लगता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली मार्शल आर्ट क्या होता है। मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा भरता बना दूंगा और उसके बाद कोई भी तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार नहीं होगा और ये जो तुम्हारा वहम है मार्शल आर्ट सीखने का, इससे ये भी खत्म हो जाएगा। अब गोकू क्रिलिन को ये समझाने लगता है, हे तुम ऐसे नर्वस मत हो, वो तुम्हें सिर्फ डरा रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगे तो तुम फाइट में सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे और इन लोगों ने हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही किया है, तुम्हें डराया है ताकि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ना कर पाओ। अब दोबारा से यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाता है और क्रिलिन की बारी आ गई थी। वहीं क्रिलिन के पुराने दोस्त ये बात कर रहे होते हैं, हे तुम टेंशन मत लो, भले ही मैं इससे फाइट कर रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे नाम की भी इसकी एक दो हड्डी तोड़ दूंगा। अब जैसे ये बंदा क्रिलिन पे अटैक करता है, क्रिलिन इसके अटैक से काफी आसानी से बचता है और इसकी एक जोरदार किक मारता है जिससे ये बंदा काफी दूर जाके गिरता है और इससे तो दीवार भी टूट गई थी। वहीं इस फुद्दू ने बुल्मा का भी 60-70 रुपए का नुकसान करा दिया था क्योंकि इनकी आइसक्रीम भी गिर चुकी थी। अब क्रिलिन को भी ये समझ आ गया था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अब उसे किसी से भी डर नहीं लगता और ये लोग अपने अलग अलग मूव बना लेते हैं और ऐसा करके ये सभी लोगों को एक एक करके हराने लगते हैं। और अब बारी थी यामचा की। उसका जो ओपोनेंट था वो खुद एक वुल्फ था और यामचा उस पे वुल्फ फैंग फिस्ट का अटैक करता है। उसके ओपोनेंट को ऐसा लगता है कि ये बेकार सा अटैक होगा लेकिन यामचा इससे उसे हरा देता है और बुल्मा और बाकी सब भी काफी ज्यादा खुश थे कि ये लोग अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब फाइनल राउंड स्टार्ट होने से पहले क्रिलिन और गोकू मास्टर रोशी को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उनसे इम्पोर्टेंट बात कर सके लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं दिख रहे होते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी थी। गोकू एक बंदे की मदद लेता है और उसके सर पे चढ़ के उन्हें ढूंढने लगता है। वहीं मास्टर रोशी बुल्मा के पास आए होते हैं और वो उसे एक टी शर्ट और एक की चैन देते हैं। मास्टर रोशी जितने हरामी लगते हैं उतने हैं नहीं, ये तो काफी ज्यादा स्वीट है जो कि उसके लिए ये गिफ्ट्स लेकर आए। लेकिन ये करने के पीछे मास्टर रोशी का एक अलग ही प्लान था। वो बुल्मा से दोबारा कुछ मांगना चाह रहे थे और जब बुल्मा को ये पता लगता है वो उनके एक जोरदार पंच मारती है जिससे ये बुड्ढा हवा में उड़ जाता है। अब यहाँ पे फाइनल राउंड स्टार्ट हो गया था। अब सारे कंटेस्टेंट को एक जगह पे बुलाया जा रहा था क्योंकि अब उनका सिलेक्शन होने वाला है जैसे कि पिछली बार हुआ था और ये बॉक्स में से पर्चियां निकाल के अपना अपना ओपोनेंट सिलेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे हम कुछ न्यू लोगों को भी देखते हैं जिन्हें हमने एलिमिनेशन राउंड में नहीं देखा था जैसे कि जैकी चैन, मिस रोजे, द फिट गाय, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होते हैं। और सबसे भद्दा बंदा बैक्टीरियन जो कि आज तक नहाया नहीं है और इसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्मेल आती है। अब क्रिलिन अपने ओपोनेंट को चूज करने के लिए जाता है और वो काफी ज्यादा खुश था कि वो फाइनल राउंड तक पहुंच चुका है और जैसे ही वो अपनी पर्ची निकालता है तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे और जब वो खुद उसे देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसका ओपोनेंट था बैक्टीरियन जो कि इसकी चटनी बनाने वाला है। अब सारे ही फाइटर सिलेक्ट होने के बाद होस्ट ये अनाउंस करता है सबसे पहली फाइट होने वाली है क्रिलिन और बैक्टीरियन के बीच और दूसरे मैच में फाइट करेंगे यामचा और जैकी चैन और तीसरा मैच होगा द फिट गाय और मिस रोजे के बीच और लास्ट मैच गोकू और गिरेन के बीच होगा। अब होस्ट सबको ये बताता है जो लास्ट तक इस मैच में टिका रहेगा और इसे विन करेगा उसे 5 लाख इनाम में मिलने वाले हैं, तो इसलिए अब तैयार हो जाओ। अब पहला मैच यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। गोकू क्रिलिन को समझाने लगता है तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बस जाते ही उस पे लात और घुसे बरसा देना। अब ये दोनों ओपोनेंट एक दूसरे के सामने आ गए थे और दोनों ही काफी सीरियस मूड में लग रहे थे और बैक्टीरियन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है लेकिन क्रिलिन जैसे तैसे करके उसे बर्दाश्त कर रहा था और जब बैक्टीरियन उस पर अटैक करता है तो क्रिलिन काफी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पा रहा होता है क्योंकि उसके शरीर से काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। जिसके बाद बैक्टीरियन एक गंदी सी डकार क्रिलिन के मुंह पे मार देता है जिससे भाई क्रिलिन बार बार बेहोश होने से बच रहा होता है और उससे फाइट करने में भी काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही होती है। अब क्रिलिन रिंग के पूरी एंड में आ गया था और वो नीचे गिरने ही वाला था और वो जैसे ही भाग के दूसरी तरफ जाने की ट्राई करता है बैक्टीरियन उसके ऊपर बैठ जाता है जिससे भाई क्रिलिन की यहाँ पे चटनी बन जाती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन गोकू जैसे तैसे करके उसे होश में लाता है और क्रिलिन अब दोबारा से खड़ा हो गया था और उसे समझ आ गया था कि वो पास जाके इस पे अटैक नहीं कर सकता तो इसे दूर से ही उस पे अटैक करना होगा जैसे कि इसने एलिमिनेशन राउंड में किया था जिससे बैक्टीरियन एक एक में ढेर हो जाता है। लेकिन क्रिलिन को पता था कि ये अभी भी होश में है तब वो उसके पास जाके उसके फेस पे एक फाट मारता है जिससे ये पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। अब तुम्हें समझ आया कि गंदगी में लड़ना कितना ज्यादा मुश्किल होता है और क्रिलिन ने इस मैच को यहाँ पे जीत लिया था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे लेकिन बैक्टीरियन की बदबू की वजह से इन लोगों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी और फिर रिंग की भी अच्छे से सफाई कराई जाती है। अब यहाँ पे अगला मैच स्टार्ट होने वाला है जो कि जैकी चैन और यामचा के बीच में है। वहीं हम जैकी चैन को देखते हैं जो कि मिस रोजे के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा होता है और इसकी हरकतें बिल्कुल मास्टर रोशी जैसी हैं। वहीं गोकू और क्रिलिन मस्त खा पी रहे होते हैं क्योंकि अगले मैच के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए
चाहिए होगी। और जैकी चैन ये लड़की पटाने में बिजी था, लेकिन उस लड़की की नजर मिस्टर फिट गाय पे थी। क्योंकि उसका मैच इसी के साथ होने वाला है, तो ये सोच रही है कि ये पहले इसे पटा लेगी ताकि ये मैच में जीत पाए। लेकिन फिट गाय काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। जैकी चैन उसका माइंड रीड करके पता लगाते हैं ये बंदा एक गाँव से आया है जहाँ पे काफी टाइम से बरसात नहीं हुई है और वहाँ पर भूखमरी पड़ गई है, इसलिए ये इस मैच को जीतना चाहता है ताकि ये अपने गाँव का भला कर सके। अब जैसी सेकंड फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती है, ये दोनों अब रिंग में आ गए थे। यामचा जैकी चैन को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि जैकी चैन काफी ज्यादा शांत खड़े होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तो फाइट भी नहीं करेंगे। और यामचा उन पे अपने वुल्फ फैंग फिस्ट से अटैक करता है, लेकिन वो काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं और इसका यामचा को भी पता नहीं लगता। वो ये बात सोच के हैरान था, आखिरकार बिना डिफेंस मोड में आए ये अपने आप को डिफेंस कैसे कर सकते हैं। असल में जैकी चैन काफी ज्यादा तेज थे, अगर यामचा उन पर अटैक कर रहा होता है तो वो काफी जल्दी उसे डॉज कर लेते हैं, जिससे यामचा को भी उसका पता नहीं लगता और अगले ही एंगल से उस पर अटैक भी कर देते हैं। अब जैकी चैन को ये मैच काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगता है, तो वो विंड क्लैप का इस्तेमाल करते हैं और यामचा को एक ही झटके में रिंग से बाहर कर देते हैं। यामचा को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और वो जैकी चैन से पता भी करता है कि ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हारे अटैक को नहीं देख पाया। जैकी चैन कहते हैं तुम मेरे अटैक को देख ही कैसे पाते, क्योंकि वो विंड क्लैप था, उसे देखना हर किसी की बस की बात नहीं है। और इस अटैक की खासियत यह है कि तुम्हारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है उन्हें अपने हथेलियों में जमा करके हवा के साथ मिक्स करके इस अटैक को झटके से छोड़ दे तो तुम्हारे दुश्मन पे इसका काफी बड़ा असर होता है। और इसकी खासियत ये भी है कि तुम्हारी बॉडी में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी इसका असर उतना ही तुम्हारे दुश्मन पे होगा। और जैकी चैन यामचा से ये भी कहते हैं तुम मुझे बाद में मिलना, मैं तुम्हें ये अटैक सिखाऊंगा। अब तीसरी फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, जो कि फिट गाय मिस रोजे के बीच में थी। मिस रोजे ये समझ गई थी कि ये बंदा इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं है, तो वो अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करने लगती है और इसका असर फिट गाय पे होने भी लगता है। वो धीरे धीरे पीछे हो रहा था और जैकी चैन दूर से छुप के ये सारा कुछ देख रहा होता है। यामचा ये नोटिस कर लेता है और उसे ऐसा लगता है जरूर ये मास्टर रोशी का ही भाई होगा, क्योंकि इसकी हरकतें देखकर लग रहा है ये दोनों सेम है। लेकिन फिट गाय अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बाकी सेंसेस की मदद से यहाँ पे फाइट करने लगता है। मिस रोजे यहाँ पे चीटिंग करके उस पर अटैक करती है, लेकिन फिट गाय एक ही अटैक से उसे यहाँ पे बेहोश कर देता है और जैकी चैन इसी चीज का फायदा उठाता है। हे हटो जरा, मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, मुझे इसे चेक करने दो। और ये ठरकी बुड्ढा यहाँ पे अपनी हरकतें दिखाने लगता है। वहीं हम ये नोटिस करते हैं कि मास्टर रोशी काफी टाइम से दिखाई नहीं दिए। अब अगला मैच स्टार्ट हो गया था, जो कि गोकू और ग्रेन के बीच में था और ये देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि गोकू इस मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। तभी लास्ट टाइम पे यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये मैच यहीं पे पोस्टपोन हो जाता है और इन दोनों को काफी मनाने के बाद ये लोग भी यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अभी अपनी पेट पूजा करने लगते हैं। जिस रेस्टोरेंट में गोकू और उसके साथी बैठे होते हैं वहीं पर वो मॉन्स्टर भी पहुंच जाता है। वहीं क्रिलिन के पुराने दोस्त अब इस मॉन्स्टर से पंगे लेने लगते हैं, जिसके बाद ग्रेन उनकी चटनी बना देता है, साथ में इस रेस्टोरेंट में भी तोड़ फोड़ करने लगता है। यामचा अब उसे रुकाने के लिए उसके सामने आ गया था, लेकिन ग्रेन उस पर भी अटैक कर देता है। ये देखकर गोकू उसे ये कहता है हे तुम्हारा अब बस बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें रिंग में नहीं बल्कि यहीं पर आऊंगा। और ये लोग फाइट करने ही वाले थे, तभी जैकी चैन आकर इन लोगों को रुका देता है। ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम यहीं पे फाइट करोगे तो इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ग्रेन कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जैकी चैन कहता है लेकिन तुम्हें यहाँ से मिलने वाले पैसों से फर्क पड़ सकता है। और ये सुनकर वो मॉन्स्टर मान जाता है। अब अगले दिन सब कुछ तैयार था, होस्ट भी ये अनाउंस करने लगता है जल्दी से दोनों लोग यहाँ पे पहुँच जाओ, मैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। ये मॉन्स्टर तो यहाँ पे पहुँच गया था, लेकिन गोकू अभी तक नहीं आया था। होस्ट कहता है मैं बस 10 तक गिनने वाला हूँ, अगर गोकू यहाँ पर नहीं पहुँचा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जिसके बाद गोकू के सभी दोस्त अब उसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें गोकू कहीं भी नहीं मिलता। तभी मिस रोजे ये कहती है हे देखो गोकू यहाँ पे सो रहा है। अब सभी लोग उसे उठाने लगते हैं। गोकू ये कहता है अरे क्या हुआ, मैं तो मस्त सपना देख रहा था। अब होस्ट आकर जल्दी से उसे उठाकर ले जाता है। अरे ऐसा कौन करता है, तुम्हारा फाइनल मैच है और तुम आराम से सो रहे हो। अब गोकू फिर से रिंग में आ गया था। इसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। जिसके बाद ये मैच भी स्टार्ट हो जाता है। ग्रेन अब यहाँ पे चीटिंग करने लगता है। हे गोकू देखो मेरी मुट्ठी में क्या है। और जैसे ही गोकू वो देखता है वो उसके पंच कर देता है। अब गोकू ये देखकर उसे भी एक पंच मारता है, जिससे इस मॉन्स्टर को दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। अब गोकू उसकी पूंछ पकड़ के उसे गोल गोल घुमाता है और रिंग से बाहर फेंक देता है। लेकिन ये मॉन्स्टर एक ड्रैगन था, तो ये हवा में ही उड़ने लगता है। अब वो रिंग में आने के बाद गोकू पे फिर से अटैक करता है और इसने अब गोकू को पकड़ लिया था और वो उसे उठाकर फेंक देता है। अगर गोकू नीचे गिरा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन गोकू यहाँ पे अपने फ्लाइंग निम्बस को बुला लेता है और उसकी मदद से वो यहाँ पे बच जाता है। जिसके बाद अब वो दोबारा से रिंग में आ गया था। अब ग्रेन ये कहने लगता है गोकू ने चीटिंग की है, इसने अपने फ्लाइंग निम्बस का इस्तेमाल किया
है, इसलिए इसको इस मैच से डिस्क्वालीफाई करना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। होस्ट कहता है फ्लाइंग निम्बस एक क्लाउड है और ये एक नेचर की चीज है और ना ही गोकू इसे बाहर से लाया है और ना ही ये रिंग के अंदर किया है। ये एक नेचुरल चीज है, तो इसलिए गोकू डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन हाँ, गोकू को ये कहा जाता है कि वो अगली बार फ्लाइंग निम्बस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सुनकर ग्रेन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इस बार अगर उसने गोकू को बाहर फेंक दिया तो वो दोबारा से इसका इस्तेमाल नहीं करेगा और वो इस मैच से डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। अब ग्रेन जैसे ही गोकू पे अटैक करता है वो नोटिस करता है गोकू यहाँ से गायब है। सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि गोकू अब ग्रेन के हाथ पे लटका हुआ था और जैसे ग्रेन उसे देखता है वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि गोकू की टेल अब दोबारा से आ गई है और वो उसी का इस्तेमाल कर रहा था। टेल आने के बाद गोकू पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो इसके रबड़ बैंड को भी यहाँ पे तोड़ देता है और वो अपनी टेल से एक्सरसाइज करने लगता है। हे बदमाश मॉन्स्टर, चलो आओ, अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करता हूँ। अब गोकू की ये पावर देखकर ग्रेन की भी काफी ज्यादा फटने लगती है और वो खुद ही गिव अप कर देता है और इस राउंड को गोकू जीत जाता है। अब यामचा को जैकी चैन पे शक होने लगता है कि यही मास्टर रोशी है क्योंकि इसकी हरकतें भी बिल्कुल उनके जैसी हैं और जब जब मास्टर रोशी सामने होते हैं तो ये बंदा सामने नहीं होता और जब ये सामने होता है तो मास्टर रोशी कहीं दिखाई नहीं देते। इसलिए यामचा ये डिसाइड करता है कि वो इन्हें एक्सपोज करेगा, लेकिन जैसे वो उन्हें टच करने की कोशिश करता है वो बार बार इधर उधर हो रहे थे। अब होस्ट क्रिलिन और जैकी चैन को अगले राउंड के लिए यहाँ पे बुलाने लगते हैं। जैकी चैन आकर यहाँ पे अपना इंट्रो देने लगता है क्योंकि यामचा को उस पर शक हो गया था, इसलिए वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए यहाँ पे डांस कर रहा होता है और भाई गोकू भी उनके साथ डांस करने लगता है। ये 1 2 3 4 ये। अब क्रिलिन और जैकी चैन की फाइट स्टार्ट हो गई थी और ये लोग इतने तेज मूव कर रहे थे कि किसी को भी कुछ दिखता नहीं है। जिसके बाद होस्ट इनसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज आपने जो फाइट किया है क्या आप उसे स्लो मोशन में करके दिखा सकते हो, क्योंकि किसी भी ऑडियंस को वो फाइट समझ नहीं आई। और ये दोनों उस पे मान जाते हैं और ये लोग स्लो मोशन में मूव करके दिखाने लगते हैं कि कैसे इन लोगों ने फाइट की थी। अब क्रिलिन यहाँ पे एक स्कीम लगाता है, वो जैकी चैन के सामने वंडरवेयर फेंक के मारता है जो कि ऊलोंग ने विश मांगी थी और जैकी चैन का इससे ध्यान भटक जाता है तो क्रिलिन उनके एक जोरदार पंच मारता है जिससे जैकी चैन उड़ते हुए बाहर गिरने ही वाले थे और इनके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है और ना ही कोई विंग्स हैं जिससे ये गिरने से बच सके। सबको ऐसा लगता है कि जैकी चैन अब हार जाएंगे, लेकिन तभी वो बीच हवा में कामे हा का इस्तेमाल करते हैं और इसके फोर्स से अब वो दोबारा रिंग में आ गए थे। जिसके बाद वो क्रिलिन को एक भी मौका नहीं देते और एक ही बारी में उसे बेहोश कर देते हैं और क्रिलिन अब आधे घंटे तक नहीं उठता तो जैकी चैन इस फाइट को जीत जाते हैं। और अब अगली फाइट थी गोकू और फिट गाय के बीच में। अब होस्ट सबको ये बताने लगता है इन दोनों की फाइट अब स्टार्ट होने वाली है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और वो गोकू को काफी ज्यादा चीयर करने लगते हैं। होस्ट कहता है जो इस फाइट को जीतेगा वो अगले राउंड में जाएगा और अगर वो उस राउंड में जीत गया तो उसे 5000 ज़ैनी मिलेंगे जिससे वो अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। ये सुनकर फिट गाय अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है, अगर वो यहाँ से हार गया तो यहाँ से वो कुछ भी लेके नहीं जाएगा और वो अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाएगा क्योंकि उसके गाँव में पानी का अकाल पड़ा हुआ है और कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो कुछ भी करके उसे इस फाइट को जीतना ही होगा और अब वो इस फाइट के लिए सीरियस हो गया था। गोकू भी यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसने यहाँ पे फाइट से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है तो वो जैकी चैन की टेक्निक को कॉपी करता है और स्पेस स्लिप का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट को चकमा देने की ट्राई करता है। लेकिन फिट गाय अपनी आंखों को बंद करके अपनी इनहांस हियरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और फिर वो इजीली गोकू को ट्रैक कर पा रहा था और जब जब गोकू उस पर अटैक करता है वो इजीली उसके सारे ही अटैक को डॉज कर लेता है। अब गोकू को पता लग गया था कि इससे उसका काम नहीं चलेगा तो वो उससे कहता है हे चलो मैं तुम्हें एक न्यू टेक्निक दिखाता हूँ, इसका नाम है टोर्नेडो ट्रैप और ये इसने मास्टर रोशी से सीखी थी। दरअसल ये एक टेक्निक नहीं थी। जब मास्टर रोशी अपने टर्टल पे बैठ के ट्रैवल करते हैं तो वो ऐसे ही गोल गोल घूमते हैं और गोकू भी यही करने की ट्राई करता है लेकिन वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। गोकू की इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से फिट गाय रिंग से बाहर गिरने ही वाला था, लेकिन गोकू के बेहोश होने के बाद वो वापस से रिंग में आ गया था। जिसके बाद फिट गाय एक काफी बड़ी जंप लेता है और वो सीधा गोकू की गर्दन पे अटैक करता है जिससे गोकू यहाँ पे बेहोश हो जाता है और वो होस्ट से यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है क्योंकि उसे यकीन था कि गोकू अब महीनों तक नहीं उठेगा। लेकिन होस्ट जैसे ही 9 तक पहुँचता है गोकू एकदम से खड़ा हो जाता है। ये देखकर फिट गाय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा से अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करता है और पहले से भी एक काफी खतरनाक जंप लेता है और इस बार वो गोकू को हरा कर रहेगा। लेकिन वो देखता है नीचे तो गोकू है ही नहीं, गोकू उससे भी ऊपर जंप कर रहा है और फिर वो उसके पास आकर दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। सभी लोग अब ऊपर की तरफ ही देख रहे थे लेकिन किसी को भी कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। जिसके बाद गोकू अब तेजी से नीचे जाने लगता है। फिट गाय इसी चीज का फायदा उठाता है, वो भी उसी के पीछे आ रहा था और जैसे ही फिट गाय नीचे पहुंचने वाला था गोकू उसके एक जोरदार लात मारता है जिससे फिट गाय रिंग से बाहर जाकर
जाकर गिरता है और गोकू अब इस फाइट को जीत चुका है। लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखते हैं और वो गोकू के लिए काफी ज्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं। क्रिलिन भी गोकू से आके मिलता है और ये भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद फिट गाय आके गोकू से हाथ मिलाता है। तुमसे फाइट करके मुझे काफी अच्छा लगा, तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद फिट गाय अपने सामान को पैक करके यहाँ से जाने लगता है। जैकी चैन उससे ये कहते हैं, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? तुम्हें रॉयल बैटल देख के जानी चाहिए। फिट गाय कहता है, नहीं मुझे जाना होगा। और जैकी चैन कहते हैं, हाँ मुझे पता है, तुम अपने गाँव में जाके उनकी मदद करना चाहते हो। ये सुनकर फिट गाय काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि उसने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई होती। जैकी चैन कहता है, ये बात मैंने तुम्हारा माइंड रीड करके पता कर ली थी। ये लो, ये एक डायनो कैप्सूल है, इसके अंदर तुम्हारी जरूरत का सारा सामान होगा। और फिट गाय ये समझ गया था, जरूर ये मास्टर रोशी ही हैं, क्योंकि यामचा को भी उस पर यकीन हो रहा था और ऐसा काम सिर्फ वो ही कर सकते हैं। जिसके बाद जैकी चैन उसे सारा कुछ बता देते हैं। हाँ मैं मास्टर रोशी ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपना भेष बदल के आया हूँ ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी स्ट्रेंथ को चेक कर सकूँ। और हाँ तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये बच्चे कितने ज्यादा ताकतवर बन गए हैं और मैं इन्हें कड़ी टक्कर देना चाहता हूँ ताकि ये अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाए। जिसके बाद होस्ट जैकी चैन और गोकू को रिंग में बुलाने लगता है, लेकिन तभी जैकी चैन को एक आइडिया आता है और वो फिट गाय को अपना सारा प्लान समझा देते हैं। जिसके बाद यामचा दोबारा से जैकी चैन को परेशान करने लगता है, लेकिन वो ये कहते हैं, हे मैं मास्टर रोशी नहीं हूँ, तुम देख सकते हो सामने वो मैच को देख रहे हैं। दरअसल सामने फिट गाय खड़ा होता है जिसने मास्टर रोशी का रूप ले लिया है और यामचा को अब यकीन होने लगता है कि जरूर उसे ये गलतफहमी हुई थी। जिसके बाद जैकी चैन और गोकू रिंग में आ गए थे। वहीं फिट गाय अपना काम करके यहाँ से निकल जाता है। अब ग्रैंड फाइनल मैच स्टार्ट होने से पहले होस्ट गोकू के पास जाके पूछता है, हे बच्चे इस मैच में तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? लेकिन गोकू इस पे कहता है, स्ट्रेटेजी ये क्या होती है? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो बस अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाला हूँ ताकि मैं इस मैच को जीत सकूं। अब होस्ट जैकी चैन के पास आ गया था। जैसे वो उसके पास माइक करता है उसे ये पता लगता है कि जैकी चैन तो यहाँ पर सो रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी आराम कर रहे हैं और यही है इनकी फाइट करने की स्ट्रेटेजी। अब ये दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। गोकू यहाँ पे जैसे ही एक जंप लेता है, जैकी चैन उसके एक जोरदार किक मारते हैं जिससे गोकू रिंग से बाहर उड़ जाता है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि गोकू अब इस मैच को हार जाएगा और गोकू को भी समझ नहीं आता कि वो कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करे जिससे वो बाहर गिरने से बच सके। जैकी चैन अब ये कह रहे होते हैं, मैंने इस बच्चे को कितनी बार समझाया है कि ऐसे अपनी पावर का जल्दी से इस्तेमाल नहीं करते, वरना तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें आसानी से हरा सकता है। अब सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि गोकू अब अपनी टेल का इस्तेमाल करके वापस नीचे आ गया था और जैकी चैन उसे ये कहते हैं, हे बच्चे तुम इस मैच को हार चुके हो तो जाओ यहाँ से चले जाओ। गोकू कहता है, नहीं मैं इस मैच को नहीं हारा, मैंने अपनी टेल का इस्तेमाल किया जो कि पहले से ही मेरे पास थी, तो इसलिए मुझे नीचे आने में टाइम लग गया। अगर मैं कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता तो मैं काफी जल्दी नीचे आ जाता, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं बाद में करने वाला हूँ। लेकिन जैकी चैन अपने कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करते हैं तो गोकू भी उन पर ये इस्तेमाल कर देता है जिससे यहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ये दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। और इसके बाद भी ये दोनों बिल्कुल ही ठीक थे और दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे और ऑडियंस तो यहाँ पे पागल हो चुकी थी क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि गोकू भी कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल कर सकता है। अब जैकी चैन गोकू से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए वो उससे फाइट करने के लिए अब अपनी आफ्टर इमेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वर्जन था यानी कि डबल आफ्टर इमेज, और इससे वो गोकू पे अटैक करने लगते हैं। गोकू अब ये देखने लगता है कि कौन सी इमेज असली है और कौन सी नकली है। गोकू को जो सा क्लियर लगता है गोकू उसी पे अटैक कर देता है और जैकी चैन इसी चीज का फायदा उठाकर गोकू को दीवार में देके मारते हैं क्योंकि ये दीवार स्टेज के ऊपर ही थी तो गोकू इस मैच से डिस्क्वालीफाई नहीं होता और अब वो खुद भी डबल आफ्टर इमेज का इस्तेमाल करने लगता है और ऊपर की तरफ से जैकी चैन के सर पे अटैक कर देता है और जैकी चैन उस पे चिल्लाने लगते हैं, हे तुम कैसे बच्चे हो, अपने मास्टर पे ही अटैक करते हो। गोकू उनसे कहता है, तुम मेरे मास्टर नहीं हो, मेरे मास्टर है मास्टर रोशी। हाँ वैसे मुझे लगता है कि आप उनके भाई हो सकते हो क्योंकि आपकी हरकतें भी वैसी ही हैं। जैकी चैन अब उसे समझाने लगता है, हाँ वो मेरा दूर का कजन है और सारा कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। अब ये दोनों फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन गोकू नोटिस करता है जैकी चैन अब नशे में हो गए हैं और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। गोकू को ऐसा लगता है कि शायद वो अब इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन जैकी चैन ऐसे ही झूमते झूमते गोकू को एक पंच मारते हैं और लगातार ऐसे ही वो गोकू पे अटैक कर रहे थे। गोकू को समझ नहीं आता आखिरकार ये नशे में होकर ऐसे फाइट कैसे कर सकते हैं। अब यामचा गोकू को ये समझाने लगता है, हे गोकू तुम पागल मत बनो, ये एक टेक्निक है जिसमें ये ड्रंक होने का नाटक करते हैं और ऐसे ही ये तुम पे अटैक करते रहेंगे। अगर तुम्हें इनसे बचना है तो तुम्हें भी ऐसी टेक्निक को कॉपी करना होगा। फिर गोकू इनसे फाइट करने के लिए एक मंकी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें वो मंकी की तरह इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और इसका इस्तेमाल करके
के गोकू उनकी काफी बुरी हालत कर देता है। अब जैकी चैन इससे काफी ज्यादा परेशान आ गए थे, तो वो अब यहाँ पे अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसमें वो अपने हाथों से कुछ कर रहे होते हैं और काफी देर तक वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। गोकू भी यहाँ पे शांत खड़ा होता है और वो उन्हें ही देख रहा होता है। दरअसल ये एक हिप्नोटाइज टेक्निक थी और जैकी चैन गोकू से ये कहते हैं, गोकू अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी है, तो तुम अभी के अभी यहाँ पे सो जाओ। गोकू को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और तभी अचानक वो यहाँ पे सो जाता है। अब लोगों को समझ नहीं आता कि गोकू के साथ क्या हुआ, वो अभी तो इतने अच्छे से फाइट कर रहा था। होस्ट जैकी चैन से कहता है, तुमने इस बच्चे के साथ क्या किया, ये चीज इस फाइट में अलाउड नहीं है, तो जल्दी से इस बच्चे को ठीक कर दो वरना तुम इस मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैकी चैन कहते हैं, अरे बेवकूफ, ये हिप्नोटाइज टेक्निक है, जल्दी से तुम काउंटिंग करना स्टार्ट करो वरना ये टेक्निक मैं तुम्हारे ऊपर भी यूज कर दूंगा। अब होस्ट डर तो वो यहाँ पे काउंटिंग करने लगता है, लेकिन वो काफी धीरे धीरे कर रहा था ताकि गोकू जल्दी से खड़ा हो जाए। गोकू काफी गहरी नींद में सोया हुआ था। जैकी चैन कहता है, अब ये नहीं उठने वाला जब तक मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल दोबारा न करूं। लेकिन तभी बुल्मा को एक आइडिया आता है और वो ये कहती है, हे गोकू जल्दी से आके खाना खा लो, तुम्हारा खाना तैयार है। और तभी अचानक गोकू खड़ा हो जाता है, क्या किसी ने खाना कहा, अरे बताओ खाना कहाँ पर है। और खाने के चक्कर में गोकू रिंग से बाहर न चला जाए तो बुल्मा उससे कहती है, गोकू तुम्हें पेट भर के खाना मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बुड्ढे को हराना होगा। गोकू कहता है, लेकिन मैं ऐसे किसी से भी फाइट नहीं करता, मुझे इन्हें हराना क्यों है। जैकी चैन भी अब ये सोचने लगता है, उसने तो इसे सिर्फ हिप्नोटाइज किया था, लेकिन इसकी तो मेमोरी ही चली गई है। अब जैकी चैन उसे ये याद दिलाता है, अरे बेवकूफ, हम रिंग के अंदर हैं और हमारी फाइट काफी टाइम से चल रही थी और ये हमारा ग्रैंड फाइनल है, तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। जिसके बाद गोकू को सारा कुछ याद आ जाता है और वो दोबारा से उन पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद जैकी चैन अब काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है क्योंकि उनकी ये फाइट सुबह से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी विनर नहीं बना। अब जैकी चैन ये डिसाइड करता है कि वो इस फाइट को अब खत्म करके रहेगा। वो गोकू से कहता है, मुझे माफ करना छोटे उस्ताद, तुम इस फाइट को हार गए हो। और गोकू कहता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि रिंग के बाहर जाने से मैं फाइट को हार जाऊंगा, लेकिन इसके अंदर रहते रहते मैं फाइट को कैसे हार गया। जैकी चैन कहते हैं, क्योंकि अब मैं अपने काफी खतरनाक मूव का इस्तेमाल करने वाला हूँ और इसके बाद तुम नहीं उठोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम इस फाइट को हारने वाले हो। जिसके बाद जैकी चैन अब फिर से ऑफेंसिव मोड में आ जाते हैं और वो अपनी हथेलियों को जोड़कर एक काफी खतरनाक मूव करते हैं जो कि बिल्कुल कामेहामेहा जैसा होता है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी निकाल के एक बिजली की फॉर्म में गोकू पे अटैक किया होता है और इससे गोकू को एक काफी बड़ा झटका लगता है। और यामचा ये समझ गया था कि गोकू इस अटैक से बच नहीं पाएगा क्योंकि उसने काफी बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट को फॉलो किया है, तो उसको पता है ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर गोकू ने गिव अप नहीं किया तो ये अटैक उसे मार ही डालेगा। अब सभी लोग गोकू को गिव अप करने के लिए कह रहे होते हैं, गोकू गिव अप कर दो वरना तुम मारे जाओगे। जैकी चैन भी ये कहता है, हाँ तुम गिव अप कर सकते हो क्योंकि एक बार तुम्हारे ग्रैंडपा ने भी फाइट में गिव अप किया था। गोकू ये सुनकर अब गिव अप करने वाला था, लेकिन ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही ये आसमान में देखता है तो आज फुल मून था। ये देखकर अब गोकू को कुछ होने लगता है और अब वो एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और गोकू यहाँ पे तबाही मचाने लगता है। लेकिन बुल्मा, यामचा, क्रिलिन वो लोग अभी भी वहीं पे थे। यामचा पुआर से कहता है, हे जल्दी से तुम एक सीजर में कन्वर्ट हो जाओ और गोकू की टेल जाके काट दो। लेकिन पुआर उससे मना करती है, मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि मैं किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकूं। और वो लोग देखते हैं कि जैकी चैन अब कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल गोकू पे करने वाले हैं। यामचा उन्हें रुकाने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक जैकी चैन वो अटैक गोकू पे कर देते हैं और ये अटैक अभी तक का सबसे बड़ा अटैक था। और ये अटैक गोकू के लगते ही सबको ऐसा लगता है कि गोकू अब मर जाएगा। अब ये देखकर सभी लोग जैकी चैन को गालियां देने लगते हैं, हे पागल बुड्ढे, तुमने उस छोटे से बच्चे को मार दिया, तुम एक कातिल हो। और जैकी चैन सबसे ये कहता है, क्या तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, देखो गोकू वहाँ पर है, मेरा अटैक का निशाना कभी भी गोकू नहीं था, मैंने ये अटैक चांद पे किया था और अब वो चांद टूट चुका है तो कभी भी वो फुल नहीं होगा और ना ही गोकू दोबारा कभी वो मॉन्स्टर बनेगा। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इस बुड्ढे ने चांद को उड़ा दिया है। अब आशिक लोग चांद को निहारेंगे कैसे और हाँ लोगों का वर्थ कैसे खुलेगा, चांद तो उड़ चुका है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और ये दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सभी लड़कियां इसे देखकर शर्मा रही थी क्योंकि इसके सारे कपड़े फट चुके हैं। इसलिए अब क्रिलिन उसे अपने कपड़े दे देता है ताकि गोकू आगे फाइट कर सके। अब दोबारा से इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो गई थी। जैकी चैन दोबारा से कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अटैक एक फुसकी बम जैसा था तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उनके शरीर में अब ज्यादा एनर्जी नहीं थी तो उनका अटैक अब ठीक से काम नहीं करता। जिसके बाद गोकू भी इसी का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैकी चैन
जंप करके उसे डॉज कर लेते हैं। गोकू अब उनके एक जोरदार किक मारता है और रिंग से बाहर कर देता है। अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि गोकू इस मैच को जीत गया, लेकिन जैकी चैन अब होस्ट को बुलाते हैं। हे देखो, अभी मैं हारा नहीं हूँ क्योंकि मेरा एक पैर जमीन के नीचे नहीं है और दूसरा दीवार के अंदर है, तो इस हिसाब से मैं अभी हारा नहीं हूँ। अब फिर से जैकी चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहते हैं मुझे जल्दी से इस गोकू को हराना होगा। अब हम लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने वाले हैं और हम कोई भी पावर अटैक नहीं करेंगे। जिसके बाद ये दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं और ऐसे करते करते इन्हें काफी ज्यादा टाइम हो गया था। वहीं जैकी चैन एक प्लान बनाते हैं कि कुछ भी करके उन्हें गोकू के सिर पे एक किक मारनी होगी, क्योंकि उसकी हाइट कम है तो वो इस चीज को कॉपी नहीं कर पाएगा और ऐसे वो उसे हरा सकते हैं। और जैसे ही जैकी चैन उसके किक मारते हैं तो गोकू भी वैसा ही करता है और ये किक लगते ही दोनों दूर जाके गिरते हैं और ये अब बिल्कुल भी उठने की हालत में नहीं थे। अब होस्ट ये अनाउंस करता है जो सबसे पहले खड़ा होकर अपने आप को विनर अनाउंस करेगा वही इस टूर्नामेंट का विनर बनेगा। गोकू यहाँ पे खड़े होने की ट्राई करता है लेकिन वो दोबारा से नीचे गिर जाता है। वहीं जैकी चैन अब यहाँ पे खड़े हो गए थे और वो खुश होकर डांस करने लगते हैं कि वो 5000 ज़ेनिथ जीत गए हैं, यानी कि वो अब पूरी अय्याशी कर सकते हैं। मैच खत्म होने के बाद जैकी चैन यहाँ से चले जाते हैं। वहीं गोकू, क्रिलिन और बाकी सब मास्टर रोशी को ढूंढने लगते हैं क्योंकि काफी टाइम से उन्होंने उन्हें नहीं देखा और इन लोगों को काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी। वहीं जैकी चैन अब झाड़ियों में जाके अपना भेष चेंज करने लगता है और दोबारा से मास्टर रोशी अपने भेष में आ गए थे। जिसके बाद गोकू और क्रिलिन मास्टर रोशी से ये पूछते हैं आप कहाँ पे थे, हम आपको काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। मास्टर रोशी यहाँ पे बहाना लगाते हुए कहते हैं मैं जैकी चैन से ऑटोग्राफ लेने गया था, वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और गोकू भी इस पे कहता है हाँ वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो अब मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकूं। अब मास्टर रोशी सबसे ये पूछते हैं हे क्या तुम्हें भूख लगी है, और ये सुनते ही गोकू के मुंह से पानी आने लगता है। जिसके बाद ये लोग अब एक रेस्टोरेंट में आ गए थे और गोकू पेट भर के यहाँ पे खाना खाता है क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में फाइट करके काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन खाना खाने के बाद मास्टर रोशी को ये पता लगता है उन्होंने टूर्नामेंट में जितने पैसे जीते होते हैं उससे ज्यादा का यहाँ पे बिल आ चुका है। वही फिट गाय अपने गाँव में आ गया था और सभी लोग उससे ये पूछते हैं क्या तुम उस टूर्नामेंट को जीत गए, और वो कहता है नहीं मैं उस टूर्नामेंट को हार गया और मुझे हराने वाला सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन वहाँ पे एक भले आदमी ने मुझे ये डायनो कैप्सूल दिया। और जैसे वो इसे ओपन करता है इसमें काफी बड़े बड़े पानी के टैंकर थे। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अब ये लोग पानी की वजह से नहीं मरेंगे। अब सारा कुछ होने के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते जाने के लिए तैयार थे। मास्टर रोशी गोकू से पूछते हैं हे गोकू अब तुम क्या करोगे। अरे मैंने बुल्मा से बात कर ली है, वो मुझे ड्रैगन रडार देने वाली है, जिसके बाद अब मैं ड्रैगन बॉल्स को ढूंढूंगा क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडपा को ढूंढना है, यानी कि 4 स्टार ड्रैगन बॉल को। और बुल्मा भी अब ये कहने लगती है हाँ मैं तो अब अपने शहर जाऊंगी, मुझे वहीं पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। और क्रिलिन भी ये कहता है मास्टर मैं आपके साथ रहकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। वही मास्टर रोशी ये सोच रहे होते हैं अरे इतने दिनों बाद मुझे लॉन्च के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था, लेकिन ये बच्चे मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। और गोकू के जाने से पहले सभी लोग उसे ये कह रहे होते हैं हे गोकू तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, रास्ते में तुम्हें काफी सारे खतरे मिल सकते हैं, न जाने कितने लोग उस ड्रैगन बॉल के पीछे पड़े होंगे। गोकू कहता है अरे मुझे खतरों से डर नहीं लगता क्योंकि मैं खुद ही खतरों का खिलाड़ी हूँ, उल्टा खतरे को मुझसे डर लगना चाहिए। सभी लोग शौक होते हैं। वैसे गोकू बात तो सही कर रहा है। गोकू अब फ्लाइंग निम्बस पे बैठकर वहाँ से निकल जाता है और उसके साथ ही भी अपने अपने रास्ते निकल गए थे। फिर हम फिट गाय के विलेज को देखते हैं। वैसे इस बंदे का नाम है, मतलब नाम ही नाम है, इसलिए मैं इसे फिट गाय बोल रहा हूँ। यहाँ पे पानी आने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन फिट गाय के डैड उससे ये कहते हैं जितना तुम पानी लेकर आए हो ये कुछ ही टाइम चलने वाला है और बार बार ऐसे पानी लाने में तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए हमें एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। और उसके डैड कहते हैं ये जो नहर है वो एक लेक से जाके मिलती है जहाँ पे एक झरने का पानी आता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो झरना किसी वजह से ब्लॉक हो गया है, तो तुम्हें जाके ये सारा कुछ ठीक करना होगा। वैसे मैंने तुम्हें ये चीज आज तक इसलिए नहीं बताई क्योंकि वहाँ जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब तुम्हें ये अपने लोगों के लिए करना ही होगा। फिट गाय जब ये सुनता है कि आगे से पानी आ सकता है तो वो इसके लिए मान जाता है और फिर वो अपने सफर पे निकल गया था और ऐसे चलते चलते उसे काफी टाइम भी हो गया था। फिर हम बुल्मा और उसके साथी को देखते हैं जो कि अपने शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और ये लोग एक रेगिस्तान में फंस गए थे। फिर हम दोबारा से फिट गाय को देखते हैं जो कि उस नहर का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और जैसे वो ऊपर देखता है तो एक ड्रैगन उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगता है क्योंकि फिट गाय अभी अभी टूर्नामेंट से वापस आया है तो ये काफी ज्यादा थका हुआ है और इसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, तो इसकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो इस ड्रैगन से फाइट कर पाए। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि ड्रैगन बॉल ढूंढता हुआ इसी रास्ते जा रहा होता है,
और इसे काफी ज्यादा प्यास लगने लगती है। तभी से एक तालाब दिखता है जहाँ पे जाके ये आराम से डुबकी मारता है और मौज मस्ती करने लगता है। तभी अचानक इसे ऊपर वो ड्रैगन दिखता है और वो नोटिस करता है कि इस ड्रैगन ने एक बंदे को पकड़ा हुआ है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। और तभी उसे ये पता लगता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फिट गाय है। तो गोकू जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और फ्लाइंग निम्बस पे उसका पीछा करने लगता है। अब गोकू उस ड्रैगन के पास जाके उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, हे तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो, ये मेरा दोस्त है, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन वो ड्रैगन कहता है, मैं काफी टाइम से बहुत ज्यादा भूखा हूँ और मुझे अब जाके ये शिकार मिला है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये खाने में बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, तो मैं तुम्हारे कहने पर इसे क्यों छोड़ूं। ये सुनकर गोकू के दिमाग की सनकती है और वो अपने एक्सटेंड पावर पोल से इस ड्रैगन पे अटैक कर देता है। अब उसने फिट गाय को बचा लिया था और ये दोनों फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये गोकू को ये बताने लगता है दरअसल ये उस टूर्नामेंट में इसलिए गया था ताकि उसके जीते हुए पैसों से ये अपने गांव में खाना पानी ला सके, लेकिन मास्टर रोशी ने इसकी मदद कर दी थी और जो पानी इन्हें मिला है वो इतना भी इनफ नहीं है कि ये ज्यादा टाइम तक उसे यूज कर पाए। इसलिए ये उस नहर के एंड को ढूंढ रहा है जहाँ से पानी ब्लॉक है और उसे ढूंढकर ये दोबारा से ठीक करने वाला है ताकि इनके गाँव में दोबारा से पानी आ जाए और कोई भी प्यासा न मरे। और ऐसे ही बात करते करते ये नदी के एंड तक आ गए थे। गोकू नाम से ये कहता है, हे देखो ये ड्रैगन्स तो जाने पहचाने लग रहे हैं, हमने जरूर इन्हें कहीं न कहीं देखा है और इन ड्रैगन्स ने ही इस झरने के पानी को ब्लॉक किया हुआ था जो कि नहर तक नहीं पहुंच पा रहा था। जिसके बाद फिट गाय जाके इनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, आप लोग प्लीज इस झरने के पानी को नहर तक जाने दीजिए क्योंकि हमारे गांव तक ये पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से हमारे गांव के लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। लेकिन ये ड्रैगन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, उल्टा वो फिट गाय को मारने लगते हैं। तभी गोकू आकर उसे बचाता है और उन ड्रैगन से फाइट करने लगता है। जिसके बाद अब ये ड्रैगन अपने लीडर को यहाँ पे बुलाते हैं और जब इनका लीडर यहाँ पे आता है तो वो इनसे काफी ज्यादा माफी मांगता है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि ग्रेन है जो कि टूर्नामेंट में गोकू का लीडर था। जिसके बाद गोकू उसे सारी प्रॉब्लम समझाने लगता है, ये देखो ये फिट गाय है जो कि हमें टूर्नामेंट में मिला था, इस झरने का पानी नहर से होकर इसके गाँव तक जाता है लेकिन इसकी ब्लॉक होने की वजह से ये पानी गाँव तक नहीं पहुँच पा रहा है और इसके सारे लोग धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं, तो क्या तुम इस झरने के पानी को दोबारा चला सकते हो। ग्रेन इस पे मान जाता है और वो कहता है तुम यहाँ से पानी ले जा सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मेरे साथियों ने यहाँ पे एक दीवार बना दी थी वो भी मजाक मजाक में, लेकिन अब ये हमसे नहीं टूट रही है क्योंकि ये काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। गोकू कहता है, अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं इसे तोड़ दूंगा। जिसके बाद गोकू जाके अपनी कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है और वो एक ही झटके में इस वॉल को तोड़ देता है। जिसके बाद फिट गाय के गाँव में दोबारा से पानी आ जाता है और गोकू भी इनके गाँव में आ गया था और लोग दोबारा पानी पाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ से जाने से पहले गोकू इन लोगों को वो तालाब भी दिखा देता है जो कि उसे रास्ते में मिला था और ये तालाब भी इन लोगों के काफी ज्यादा काम आने वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना और हाँ प्लीज यार इस सीरीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करो क्योंकि अभी मुझे आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 10K लाइक, तो प्लीज यार लाइक टारगेट कंप्लीट करा दिया करो तभी मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।